ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत शानदार ट्रेडिंग एक्शन, मार्केट का ऑल टाइम हाई, एक डिप, लेकिन उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग। क्या हो आपकी आखिरी की 1.5 घंटे की रणनीति, इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइन। हम हैं देश की बुलंद आवाज़, 52.4% के साथ CNBC आवाज़ है देश का नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल। मार्केट आज के दौरान आवाज़ का मार्केट शेयर 57.3%, मेगा सिटीज़ में 67.7% मार्केट शेयर के साथ आवाज़ का डंका। प्यार और भरोसे के लिए आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार। बाजार में शानदार रिकवरी, निफ्टी निचले स्तरों से करीब 350 पॉइंट चढ़कर 22,500 की फिर पहुंचा दहलीज पर। HDFC बैंक, TCS, L&T और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रौनक कायम। HDFC बैंक में जल्द हो सकती है $2 बिलियन की MSCI खरीदारी। बैंक में FI शेयर होल्डिंग 52.7% से घटकर 48.23% पर आई। उधर Q4 में बैंक के तिमाही अपडेट रहे शानदार, अनुमान से बेहतर रही डिपॉजिट ग्रोथ, शेयर 2.5% ऊपर। IT शेयरों में आज जोरदार खरीदारी का मूड कायम। कोफोर्ज सबसे ज्यादा 3% ऊपर, JP मॉर्गन ने दिए करीब 7,000 रुपए के लक्ष्य। वहीं परसिस्टेंट, SETS और टेक महिंद्रा में करीब 2% की मजबूती। डाबर ने पेश की कमजोर तिमाही अपडेट, चौथी तिमाही में मांग रही फीकी। Q4 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिड सिंगल डिजिट में रहने का अनुमान। कंपनी ने कहा कीमतें घटाने के चलते रूरल डिमांड में दिखा सुधार। चौथी तिमाही में अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद डीमार्ट करीब 52 हफ्तों की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। शेयर करीब 4% उछला। शेयर पर बुलिश हुआ मॉर्गन स्टैनले, करीब 4700 रुपए के दिए लक्ष्य। और बुलियन में बुल रन है जारी। MCX पर 70,200 के पार निकला सोने का अप्रैल वायदा। 79,600 के पार निकली चांदी। कॉमेक्स पर भी सोना $2300 के पार। CNBC आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज, CNBC आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। जी हाँ, आपका फेवरेट चैनल CNBC आवाज़ है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, और हिंदी इंग्लिश सभी चैनलों में मिलाकर नंबर 1। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ना सिर्फ नंबर 1 बिजनेस चैनल, बट सबसे क्रेडिबल बिजनेस चैनल CNBC आवाज़। ब्यूरो, आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाएं अनुज, आपको भी, मुझे भी, पूरे CNBC आवाज परिवार को भी और सभी दर्शकों को भी जो वो भरोसा बनाए रखा। अनुज, आज देशव्यापी नंबर है ये, देशव्यापी प्रेम। क्यों? अब वीरो, क्यों का जवाब तो मैं क्या दूं, लेकिन देश का हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ। मैं कह रहा हूं क्यों, मतलब अब की बारी है पूरे देश के, और हर टाइम फ्रेम में और हर सेगमेंट में। हाँ, नहीं वीरो, बिल्कुल। देखिए, हमारी मेहनत रही है काफ़ी टाइम से, और पिछले कुछ महीनों से हमने पूरी जान झोंकी हुई थी। मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि रेटिंग्स अपनी जगह हैं, और लोगों का एक क्रेडिबिलिटी, लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास अपनी जगह है, ठीक है ना। आप कहीं भी चले जाइए अक्रॉस इंडिया, एक जनरल अगर आप एक फीडबैक लेंगे तो यही आएगा कि CNBC आवाज़ और CNBC ब्रांड वो नंबर 1 है, ठीक है ना। अब कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से TRP में कुछ टाइम के लिए हम पीछे हो गए थे। वैसे तो कि TRP में भी हम शुरू से नंबर 1 थे, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए हम पीछे हो गए थे कुछ कारणों से। लेकिन अब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि वापस हम उस पायदान पर आए हैं, और मेरा तो ये मानना है कि बस दर्शकों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहा, और हमारी मेहनत इसी तरीके से चलती रही, कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे। हमारे पैनल से इसी तरह की कॉल्स मिलती रही, हमारे कॉर्पोरेट गेस्ट जो हमारे यहाँ पर आते हैं, ये सब चलता रहा, और कोई रीज़न नहीं है कि ना चले। डिजिटल पर हम जो मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो हम मेहनत कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर तो हमारी टीम वीरो बहुत यंग है। वो इतनी यंग टीम ने इतनी जल्दी जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई है, आप इंस्टाग्राम के नंबर्स देखिए हमारे, आप हमारे फेसबुक के नंबर्स देखिए, आप हमारे यूट्यूब के नंबर्स देखिए। मतलब
एक बहुत ही यंग छोटी सी टीम ने जिस तरीके से नंबर्स दिखाए हैं, मैं देखता हूँ हमारे छोटे छोटे कुछ रिपोर्टर्स, मतलब छोटी एज में छोटे रिपोर्टर्स, वो जो रील्स बनाते हैं और जो जिस तरीके के व्यूज़ आते हैं उनके ऊपर, तो वो क्लियरली मतलब एक रीज़न है जो इस तरीके के हमने नंबर्स हासिल किए हैं। टीवी की रेटिंग्स में थोड़ा सा फासला रह गया था, पिछले 2-3 वीक्स में हम ओवरऑल में 48-49% पर जाकर रुक रहे थे। इस बार हमने उसको भी क्रॉस कर लिया, 52.4 पर आ गए। मार्केट आवर्स में ऑल ओवर इंडिया में हम 57.3% हैं, और अगर आप मेगा सिटीज़ का नंबर देख लें तो हम 67.7% पर हैं। और वीरू मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप इस पर ना जिसके साथ डिबेट करानी है करा लीजिए, ये ऑफिशियल नंबर्स हैं बाग के, इसमें कोई काट छांट नहीं की गई है, ठीक है ना। बाकी आप कहीं भी कोई भी नंबर देखेंगे और कोई कुछ भी चला रहा है, उस पर मत जाइए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक नंबर 1 होने का एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए बियॉन्ड अ पॉइंट हम बहुत ज़्यादा उस खेल में जाएंगे नहीं कि कोई और क्या नंबर दिखा रहा है, लेकिन हम अपने जो नंबर्स हैं उसको एंजॉय करेंगे और हमारे व्यूअर्स को यही बोलेंगे कि जो हमने मेहनत की है हम वो मेहनत आगे करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, CNBC आवाज़ मतलब क्रेडिबिलिटी। मैं और आप हमने अभी FNO गुरुकुल किया था, एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है वीरू, कि सिर्फ एक हर 2 मिनट के बाद एक कॉल पे कॉल या टिप पे टिप, ये वो वाला मामला नहीं है। ये वो वाली ऑडियंस रही नहीं है अब। ये ऑडियंस काफ़ी मैच्योर हो गई है और इस ऑडियंस को अब चाहिए, ये सीखना चाहती है ऑडियंस। हम देखिए सुबह 8 से 9 बजे के बीच में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं समझाने में कि क्यों मार्केट ऐसे रहेगा, क्यों ये स्टॉक ऐसे रहेगा। और ना सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टॉक से न्यूज़ दे दिया, उस स्टॉक इन न्यूज़ को क्यों हमने स्टॉक से न्यूज़ में लिया, क्यों उसका इम्पैक्ट है, क्यों वो बिग स्टॉक होगा, क्यों वो स्पॉटलाइट में होगा, क्यों हम इवन जो हमारी सुबह की टीम्स होती हैं उस पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं। और अक्रॉस द डे बैंड अगर आप देखें, हमारी कमोडिटी मार्केट की कवरेज देखिए आप, किसी से भी पूछ लीजिए आप, कमोडिटी मार्केट की कवरेज लेकर हमारी इक्विटी मार्केट की कवरेज, हमारी रिपोर्टिंग टीम, मैं कहता हूँ हमारी रिपोर्टिंग टीम देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से बिजनेस चैनल्स में बेस्ट रिपोर्टिंग टीम है हमारी। आप देखेंगे तो लक्ष्मण जी की लीडरशिप में वो टीम है। हमारी सोशल मीडिया पर जो टीम है, डिजिटल टीम जो है हमारी, वो बहुत मेहनत कर रही है। हमारी PCR टीम, हमारी असाइनमेंट टीम, हमारी गेस्ट टीम, हमारी डेस्क की टीम, कैमरामैन टीम, मतलब आई होप मैंने किसी को मिस नहीं कर दिया। अगर कर दिया हो तो वो गलती से है, डिज़ाइन से नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी टीम ने जो मेहनत की है, ये उसका फल है। जी हाँ, फल है। और एक बात है, जैसे अनुज और मैं कई बार बात करते हैं कि हमें किस प्रकार के स्टॉक्स लेने हैं। हम गुरुकुल में भी यही बात करते थे, स्टे विद क्वालिटी। हमने अपने गुरुकुल की शुरुआत भी अनुज उसी से करी थी, स्टे विद क्वालिटी। कैसे एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करें, सिक्योर रहे आपका इन्वेस्टमेंट, और चाहे वो ट्रेडिंग हो। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इन नंबर्स के लिए, और अपने मोर इम्पॉर्टेंट है भरोसे के लिए, और हम इसे बना के रखेंगे। अनुज, एक और चीज़, ये दिन इतना खूबसूरत है कि पूछिए मत। मतलब देखिए, जब मैं डेस्क की बात कर रहा था तो उसमें टिकर टीम भी शामिल थी हमारी। तो जब मैं कह रहा था ना कि अगर मैंने किसी टीम को मिस कर दिया हो तो वो बाई डिज़ाइन नहीं है, बाई मिस्टेक है, लेकिन हमारी टिकर टीम भी शामिल है। और इसमें मतलब और देखिए क्या है ना, हमारी सारी टीम्स जो है ना वो काफ़ी एंथुसियास्टिक हैं और बहुत यंग लोग हैं सब। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही काम करते रहिए सब। बिल्कुल, टिकर में टुंगनाथ है और टी। अच्छा अनुज, अब आते हैं इस दिन को थोड़ा सा और सेलिब्रेट करते हैं। ये बेहतरीन TRP के आंकड़े, और आज ही हमने लगाया निफ्टी पर नया शिखर। आज सुबह बात यही हुई थी कि जो लॉन्ग हम कैरी करके लेके आए हैं उसको हम फर्स्ट इंस्टेंस में एक बार बुक करेंगे, और पर लोअर लेवल से रिकवरी भी अनुज काफ़ी अच्छी खासी आई। ये टेक्सचर अभी का क्या कह रहा है, और अगर मुझे ट्रेड को नॉट एग्जैक्टली ए डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से नहीं प्लेस करना है, अगर पोजिशनल ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से प्लेस करना है, तो रीडिंग क्या कह रही है इंडस्ट्रीज की? 2-3 चीज़ें। एक तो HDFC बैंक इस रैली का अब लीडर है। एकदम से चेंजेस जाते हैं मार्केट में, और गैप अप हुआ, हम गिरे, और फिर दूसरी रैली आई, ठीक है।
तो ये अपने आप में आपको बता रहा है कि मार्केट का टेक्सचर क्या है। सुबह हमारी क्या बात होती है, गैप अप मत चेस करिएगा, लेकिन अगर उसके बाद मार्केट आपको डिप दे और जहां वो डिप खत्म हो वहां जुड़ जाइएगा। तो कल के लॉन्ग्स बुक करिए, आज इंट्राडे में डिप मिले तो उसमें बाय करिए। और 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आया इंट्राडे में मेरे ख्याल से। अब निफ्टी पर क्या करना, देखिए मेरे ख्याल से निफ्टी ना वीरू अब बड़े टारगेट्स के लिए तैयार है, बड़े टारगेट्स के लिए तैयार है। अब निफ्टी को जो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 वाला टारगेट था, तो बेसिकली लॉन्ग रहना है अब आपको इस मार्केट में और हर डिप में ऐड करना है। और जो जितने भी लॉन्ग्स हैं उनका स्टॉप लॉस होगा बहुत सिंपल, आज का लो 22,304 उसके आसपास का एक आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक अब बात है, देखिए अब मुझे लग रहा है कि वो नए हाइस के लिए तैयार है और 48,500 48,600 ये मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आना चाहिए वीरू, मुझे लग रहा है। ओके, अच्छा तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक की। बट अनुज, मान लीजिए कोई एग्जैक्टली इंडेक्स को ट्रेड नहीं करता है, कोई निफ्टी को ट्रेड नहीं करता है, कोई निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं करता है। आज आप देखिए निफ्टी आईटी में एक रिवर्सल है, बैंक निफ्टी क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई। अगर मुझे इसी चीज़ को ट्रांसलेट करना हो, इस तेज़ी को ट्रांसलेट करना हो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, सेक्टर टू फोकस, क्या अप्रोच रहेगी? वीरू लीडरशिप के साथ रहे। देखिए आज क्वार्टरली अपडेट्स जिन जिन कंपनियों के अच्छा है उनके स्टॉक्स में क्या अच्छा परफॉर्मेंस रहा। HDFC बैंक राइट ऑन टॉप। सुबह डीमार्ट लिया था हमने बिग स्टॉक्स में। डीमार्ट की बात हुई थी कि भले ही स्टॉक पहले भी चल चुका है लेकिन नंबर्स इतने शानदार हैं कि इसके बावजूद स्टॉक चलना चाहिए। डीमार्ट 4% ऊपर है आपके स्क्रीन पर। बाकी भी जितने अच्छे अच्छे नंबर्स आए थे सबके स्टॉक्स अच्छे हैं। यही थीम रहेगी ये अर्निंग सीजन में ना, आप उन स्टॉक्स पर फोकस करिए जहां पर पिछले क्वार्टर के अर्निंग स्ट्रांग थे, आउटलुक स्ट्रांग था और स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। ट्रस्ट में बहुत पैसा बनेगा इस मंथ में, अप्रैल में, अगर आपने सही अर्निंग्स वाले स्टॉक्स पकड़ लिया। अच्छा एक और चीज़, नंबर्स आने के बाद भी अगर आप लेंगे ना तब भी चलेगा, मार्केट रिएक्शन देखने के बाद भी आप लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फोकस क्वालिटी पे करिए प्लीज़। क्वालिटी ज़रूरी है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, बीच बीच में एक आध बार इधर उधर पैसा बन जाएगा आपका, लेकिन इवेंचुअली वो जाएगा। तो इसके लिए क्वालिटी पर फोकस करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दिन क्वालिटी की बात करना ज़रूरी है क्योंकि आज हम नंबर 1 है CNBC आवाज़, और क्योंकि CNBC आवाज़ मतलब क्वालिटी, इसके लिए थोड़ा सा शेयर्स पर भी क्वालिटी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो यह इंडेक्सेस की बात हुई और मैं झट से अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर एक बार जरा रख देता हूँ कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मेरी नज़रें हैं, और उसके बाद मैं इस पैनल को जोड़ूंगा और थोड़ा सा तजुर्बा इस पैनल का क्या रहा उसको भी बात करेंगे इस नंबर के साथ। मैं सिर्फ याद रखिएगा क्लोजिंग में आईटी पे फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ आईटी पे, और आईटी में भी TCS एक ज़माने बाद यानी 18 मार्च के बाद पहली बार 20 डेमा 50 डेमा पार किया। और अगर आप इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके देखें तो आज एक बार फिर से 10 वीक, देखिए वीक कल पूरा होगा लेकिन मैं इसको थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करता हुआ अर्निंग सीजन से पहले। मेरा पूरा फोकस आईटी और सिर्फ TCS पे। एक काम करते हैं, क्रम को बाद में देखेंगे लेकिन पहले प्रकाश सर को जोड़िए एक बार। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पैनल में प्रकाश सर। अच्छा पूरा पैनल स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब एक बार, और पूरे पैनल को आपको दिखाता हूँ पहले। प्रकाश सर, मानस, प्रशांत, शिल्पा जी, शिवांगी, शारदा हमारे साथ सब जुड़ चुके हैं। सबसे वरिष्ठ उम्र में यहाँ पे प्रकाश सर हैं। प्रकाश सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सिंस इंसेप्शन जब से आवाज़ का जन्म हुआ है इस चैनल के साथ हैं। एक बार फिर से इसकी बादशाहत बरकरार, शानदार TRP के आंकड़े। 2 शब्द आपके तरफ से CNBC आवाज़ की टीम के लिए और अनुज की लीडरशिप के लिए। शुक्रिया। मेरे हाथ में चॉकलेट है, मैं रेडी रखा था यहाँ पर। आज के दिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और मैंने जैकेट नहीं पहना क्योंकि छाती चौड़ी हो गई थी, और अनुज का देख रहा हूँ टाइट लग रहा है जैकेट। ये फैक्ट है कि ये एफर्ट तो 100% है ही, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये सस्टेन्ड एफर्ट है, कंटिन्यू। एक बार भी मुझे ध्यान है हम चुकते नहीं है। एक बार मुझे याद है नीरज और हम थे शो पे और अनुज कहीं वो ट्रेवल कर रहे थे, तो वहां कुछ एक स्टॉक की कुछ मिसिंग, तो उन्होंने वहां से मैसेज भेजा वहां से कि ये स्टॉक है। जब वो कहीं और से ट्रेवल कर रहे थे फिर भी उन्होंने भेजा, तो इट्स 20, तब नीरज ने कहा कि 24 आवर बिजनेस है हमारा, वी लुक एट इट एट 24 आवर्स एग्जैक्टली। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, जो कैमरा के आगे हैं, जो कैमरा के पीछे हैं। अगर ये नहीं होगा तो कब होगा? मोर देन 2/3, 67% इज मोर देन 2/3। बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टार्टिंग से बिफोर डे 1 से
लेकिन आज रियली बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मौके बहुत आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग इट हैपन। क्या कह सकता हूँ टू द एंटायर टीम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, इंक्लूडिंग द गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स। मुझे कभी कभी रात को 1:30 बजे मैसेज आता है, कल सुबह 7 बजे करोगे? मैं बोलता हूँ हाँ। ये एफर्ट रात को 1:30 बजे भी होता है, एक रियलिटी है। थैंक यू सर। नहीं बिल्कुल गाबा सर, सीना तो खैर चौड़ा हुआ ही है, और थोड़ा मुझे या तो यहाँ पे एसी कम है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसकी वजह से। लेकिन बिल्कुल मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आज ये काइंड वर्ड्स बोलने के लिए। मानस, आप भी इस चैनल के साथ शुरू से जुड़े रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल अनुज जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बीच में एक ऐसा दौर था जब नंबर्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब जो नंबर्स दिख रहे हैं वो तो लग रहा है कि अभी तो शायद ये स्टार्टिंग है और अभी काफी दूर तक जाना है। तो काफी प्राउड फील होता है चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। वाकई ये टीम इस वक्त बधाई की पात्र है, और अनुज एक बार फिर से इस पूरी टीम को बधाई और आपकी लीडरशिप को एक बार फिर से बधाई। और अक्टूबर 2022 में आपने इस टीम की कमान संभाली थी, और मैं अनुज के साथ जो पहला शो किया था वो अप्रॉक्सीमेटली था 2019 में। 19 में मैंने शुरुआत की थी। उस वक्त हमें कॉलर शो किया करते थे। अनुज का इन डेप्थ नॉलेज और दर्शकों के साथ जुड़ाव, और आखिरकार इस टीम के साथ जब आपकी लीडरशिप जुड़ी तो ये आपकी स्क्रीन पर है। वीरो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया वीरो। बिल्कुल 2019 में हम साथ में शो करते थे, तब मैं CNBC आवाज़ के साथ ऑफिशियली नहीं था, मैं CNBC TV 18 में था। लेकिन वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, CNBC आवाज़ के साथ तो मेरा कनेक्शन जुड़ गया था जब ये चैनल आया भी नहीं था। जब इस चैनल के ड्राई रन्स होते थे तब मैं इस चैनल की स्टूडियो में आके बैठा करता था एज मतलब डमी गेस्ट। तब से मेरे CNBC आवाज़ के साथ तार जुड़े हुए हैं। वैसे ये मैं मतलब 2004 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2003-4 की बात कर रहा हूँ मैं। ये उस टाइम की बात है। आई थिंक 2005 में CNBC आवाज़ लॉन्च हुआ था, और तब जब ड्राई रन्स वगैरह चलते थे तब से मेरा कनेक्शन है CNBC आवाज़ के साथ कुछ ना कुछ। शिल्पा जी, आप भी चैनल के साथ रही हैं काफ़ी समय से, और आपकी कॉल्स भी चैनल पर काफ़ी हिट रही हैं, तो आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इस सफलता में। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, एंड थैंक यू एवरीवन इतना अच्छा सपोर्ट के लिए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट के लिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, CNBC इज लाइक होम टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनी टाइम दे आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर रेडी कि हम आई एम देयर, आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू जॉइन। जय। और आशीष हमारे साथ गुरुकुल की सीरीज में भी थे और इस स्क्रीन पर भी हैं। आशीष भी हमारे साथ इस लंबे सफर में हमारे साथ रहे। आशीष, आपके लिए आपकी तरफ से 2 शब्द आज की नंबर्स पर। बिल्कुल वीरेंद्र, तो सबसे पहले अनुज, वीरेंद्र, आपके जो बाकी साथी है जो इस समय भले स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, चाहे वो आशीष जी हो, हर्षदा हो, नीरज भाई हो, इन सभी को, सुमित है, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो बैकएंड की टीम है, मैं बिल्कुल गाबा जी के साथ इस बात पे जाना चाहूँगा कि इसमें आपकी जो फ्रंट टीम जितनी मेहनत करती है, उतना ही हमने देखा है कि जो बैकएंड टीम है उतना ही एक स्ट्रॉन्ग इनका एक फॉलोअप रहता है। जिस तरह से पूरा कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। और मैं तो ये बात बहुत पहले ये चैनल पे कई बार कह चुका हूँ कि आपने जो हर घर में एक फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचाने का काम किया है, जिस तरह की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को आपने मेंटेन किया है, ये काबिले तारीफ है। तो मैं सबसे पहले इसकी बधाई पूरे चैनल को देना चाहता हूं। और गुरुकुल जैसा इनिशिएटिव भी आपने लिया, और ये इनिशिएटिव भी हमने देखा कि इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया। तो ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी की कदम के तरफ जो आपने कदम लिया, ये भी एक काबिले तारीफ है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह के नए इनिशिएटिव के साथ आप आगे बढ़ते रहे, और हमारी शुभकामनाएं और हमारा साथ, हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी, और रुचित आपका भी इस पैनल में लगातार जुड़े रहने के लिए, और ये कामयाबी आप सभी की। और जैसा आशीष ने भी कहा, जो कैमरा के सामने रहते हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो कैमरा के पीछे रहते हैं ना, जो हम कैमरा के सामने रहते हैं, हमारा तो फिर भी एक टाइम है। जैसे अब 2 से 3:30 बजे वो शो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन जो कैमरा के पीछे रहते हैं और जो प्लानिंग करते हैं शो की, उनका तो काम हमेशा चलता रहता है। उनका तो अब कल के शो में अगर कोई गेस्ट नहीं हुआ,
तो वो गैस फिक्स करना है, या कोई ग्राफिक्स ख़राब हो गए तो वो ग्राफिक्स ठीक करने हैं, वो सब चीज़ें वीरू लगी रहती हैं। तो फिर से एक इस टीम वर्क के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। ट्रेड्स लेना शुरू करें फिर वीरू। बिल्कुल अनुज, यहाँ से ट्रेड से शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आज आप ही से शुरुआत करते हैं, बताइए पहला ट्रेड क्या रहेगा आपका? शुक्रिया। आईटी क्षेत्र से, और जो स्टॉक मैंने चुना है आज वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का जो सेटअप है उसके हिसाब से जो बाउंस मिला है 1240 के आसपास, अच्छी जगह से बाउंस हुआ। कल एक फर्स्ट इनिशियल सिग्नल मिला था, आज कंफर्म हो गया टेक महिंद्रा में। 1260 जब ब्रेकआउट हुआ, अप मूव मिल गया। अब ट्रेड करा 1276, स्टॉप होगा 1267 का, ज्यादा नहीं, 7-8 रुपए का स्टॉक, 8-10 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1300 के नजर आते हैं, हो सकता है आज या कल में मिलना चाहिए। 1300 रुपीज टेक महिंद्रा एक रीजनेबल बाय। ओके शिल्पा जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? मुझे यहाँ पे इप्का लैब अच्छा लग रहा है। इप्का लैब में अच्छे खासे लॉन्ग बिल्टअप, यहाँ पे फ्रेश हुए एडिशंस हैं और 1270 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 1300 लेवल्स डेफिनेटली आपको 1-2 दिन में आते हुए मिलेगा। तो आप यहाँ पे एट द मनी 1280 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो 45-46 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 35 का मेंटेन कीजिए, और मुझे लगता है पहला टारगेट 63 का रहेगा एंड इसके ऊपर 70 के भी आपको लेवल्स आते हुए मिलेंगे। ओके, इप्का लैब की 1280 की कॉल ऑप्शंस का विकल्प है आपके पास। ये 46 पे ट्रेड कर रही है। एक सेकंड में मेंशन कर दूं 1280 की कॉल। और जरा फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ एक बार। फ्यूचर प्राइस फ्यूचर रखिएगा स्क्रीन पे, इट्स 1275। ओके मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, एशियन पेंट्स पे एक लॉन्ग कॉल होगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इसने बॉटम बना लिया है 2800 रुपए के आसपास। कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें एशियन पेंट्स 2980 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो 2889 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 2980 के टारगेट के लिए। ये कैश लेवल्स हैं एशियन पेंट्स के। 2920 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। 58 रुपीज पे 2920 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, तो 44 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऑप्शन के जो टारगेट रहेंगे वो 90 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? शिवांगी जी थोड़ा अनम्यूट करिए, सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी मैं बिल्कुल अनम्यूटेड हूँ। हाँ हाँ यस, पहले तो सबसे पूरे सीएनबीसी टीम को मेनी कांग्रेचुलेशंस कंसिस्टेंट रहने के लिए, एंड इतने अच्छी तरह से दर्शकों को हेल्प करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। इससे अच्छा काम आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। कमिंग टू द ट्रेड, डीमार्ट है एक जो ना काफी पॉजिटिव लग रहा है, एंड एक हायर लेवल से कूल ऑफ भी देखने को मिला है। तो एक अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे एंट्री भी बनते हुए दिख रही है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है पिछले 5 हफ्तों से, कंसिस्टेंटली हमने हायर लोज भी देखा है, तो सपोर्ट बेस बाइंग भी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट हमने ये डिस्कस भी किया था चैनल में, बट अब जो है बीटीएसटी के लिए भी काफी अच्छी तरह से नजर आते हुए दिख रहा है। 4800 के इमीडिएट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 45-35 के एक स्टॉप के साथ। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट। अब एक काम करते हैं, चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप इस बाजार में? इस वक्त आईटी में एक स्ट्रॉन्ग मूव मिल रहा है, आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? बिल्कुल, तो वीरेंद्र, हमने जो स्टॉक निकाला है वो मिड कैप आईटी से ही है, और कंपनी है सायंट लिमिटेड। डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है और हमें काफ़ी पसंद है। तो सायंट लिमिटेड के पहले लेवल्स की बात करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया बेस बनाकर स्टॉक ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मीडियम टर्म में दिया है। मेरे हिसाब से अब 2100 पे 2100 रुपये पे एक अच्छा सपोर्ट आपको सायंट लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। ऑन अपसाइड मेरा मानना है स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को, जो कि करीब 2450 के आसपास है, उसको रीटेस्ट और क्रॉस करने की तैयारी करेगा। तो एक रीजनेबल अपसाइड मुझे सायंट लिमिटेड में देखने को नजर आती है। अब आप देखेंगे तो ये ER&D स्पेस का प्ले है, और इसके अंदर में भी खासतौर पर एरोस्पेस, डिफेंस, कम्युनिकेशंस और माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये कंपनी काफी एक्टिव है। नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट 50% बिजनेस होता है, और इमर्जिंग मार्केट में ऑलमोस्ट 30% का बिजनेस ये कंपनी करती है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एरो
एरोस्पेस के अंदर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि ये जो पूरी वैल्यू चेन है एरोस्पेस की, उसको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा और उसमें साइंट लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन फिट होता है। और जिस तरह से कंपनी कंसिस्टेंटली 18% के आसपास का एबिट मार्जिन बना रही है, तो ये हमें एक बहुत ही कंफर्ट देता है और मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी के अंदर में साइंट लिमिटेड हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। ओके, साइंट आपका एक प्रेफर्ड कॉल होगा 2175 पे। और रुचित, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। फर्स्टली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी पूरी टीम को नंबर 1 कंसिस्टेंटली रहने के लिए। अब जो ट्रेड सेटअप्स है उसमें मेरा कॉल आज अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी की सलाह है। सो एक प्राइस वाइज करेक्शन हमने पिछले महीने स्टॉक में देखा था, जिसमें स्टॉक ने अपने 100 DMA के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया और एक ग्रेजुअल अपमूव भी स्टॉक में रिज्यूम हो रहा है। प्राइस अपमूव्स में वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं। जो छोटे मोटे करेक्शंस लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे आ रहे हैं, वहां पे अब वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग स्टॉक में नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक मूव अपोलो हॉस्पिटल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 6700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक बाय कॉल। बैंक निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है 48,000 के ऊपर जाने की। कुछ देर में यतिन को जोड़ेंगे और HDFC बैंक पर एक व्यू लेंगे। लेकिन आशीष, आपका क्या व्यू होगा अब HDFC बैंक पर? क्योंकि क्या ये वही वाला मामला होगा कि 100 सुनार की एक लोहार की? क्या अभी अगर चलना शुरू होगा तो क्या लीड करेगा मार्केट को? बिल्कुल अनुज, इनफैक्ट अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास हमने इस स्टॉक के अंदर में एक बार एक चर्चा भी की थी अराउंड 27 मार्च के आसपास। और मेरा मानना है कि अब ये बेस जो है वो बहुत ही बढ़िया बना है और आपने बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझाया। 100 सुनार की और एक लोहार की, शायद वो समय HDFC बैंक का आ गया। एक बहुत ही अच्छे अंडर परफॉर्मेंस, लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस को अब कैचअप करता हुआ HDFC बैंक का स्टॉक नजर आ रहा है। ये चीज सिर्फ वॉल्यूम में नहीं, आपके प्राइस के बिहेवियर में नजर आ रही है। और आप देख रहे हैं जो कमेंट्रीज अब रेगुलर बेसिस पर आ रही है, वो ये क्लियर इंडिकेट कर रही है कि BFSI एक ऐसा स्पेस है जहां पर पे वैल्यूएशन की कंफर्ट सबसे अच्छी है और उसमें HDFC बैंक का एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस अब मुझे लगता है रिकवरी के तौर पे जाएगा। हमने हमारे पोर्टफोलियो में भी इसको पोजीशन बढ़ाई थी और काफी बार चैनल पे भी बात की। हमें लगता है 1650 तक के स्तर इस स्टॉक में आने वाले मीडियम टर्म में ही आपको देखने को नजर आ सकते हैं। और क्योंकि एक ब्रेकआउट अब 1470-80 के ऊपर हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल HDFC बैंक की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ओके, HDFC बैंक, देखिए ध्यान रखिए अभी भी ये स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक माना जाएगा अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे तो। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट भागा है उसके मुकाबले HDFC बैंक ने कुछ किया ही नहीं है। 1 साल में अभी भी ये डाउन है, एक्चुअली 3 महीने में अभी भी ये डाउन है करीब 10%। लेकिन 1 महीने का मूव देखिए आप, करीब 6%। पिछले 1 महीने में इनफैक्ट मार्केट को अगर सबसे ज़्यादा सहारा एक स्टॉक ने दिया है तो वो HDFC बैंक ही है। गाबा सर, बताइए आपका क्या व्यू होगा HDFC बैंक पर? HDFC बैंक का जो बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 3-4 महीने का, और उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला इस हफ्ते ऑन हायर टाइम फ्रेम, बढ़िया ब्रेकआउट है। ट्रेड कर रहा है 1518। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तो है। मुझे लगता है अब ये स्टॉक बॉटम आउट होगा, ऐसा लगता है। तो नियर टर्म टारगेट होगा 1600-1650 इन द नियर मे बी 2-3-4 महीने में। लेकिन लगता है ऑन हायर टाइम पे भी चार्ट देखता हूँ तो लगता है ये चार्ट बॉटम आउट होगा, फिर एक अपमूव शुरू होगा। वो करीब 1680-1700 की तरफ ले आ सकता है। वहां पर तो स्ट्रक्चर और उभर जाएगा। लेकिन लेट्स टेक इट 1600, 1500, 1600 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। अब तो 1520 पे 1600 और 1700 को जाना चाहिए जोन। अपमूव ऑन है, डिप्स बाय, इतना कह सकते हैं बस। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे 1520 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मानस ने एक ट्रेड पकड़ा था, दैट वाज एशियन पेंट्स, और आज सुबह भी इस स्टॉक पे चर्चा हुई थी। और एशियन पेंट्स 2937 पे। एशियन पेंट्स 18 जनवरी के बाद पहली बार अपना 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज क्रॉस करता हुआ। इस पर कुछ देर में हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। 2980 का टारगेट है यहाँ पर। बट मानस, मैंने कुछ देर पहले अभी एक टेक महिंद्रा मार्क किया था, फिर वो कॉल में शुमार हो गया प्रकाश सर की। फिर TCS मार्क किया 4008 पे। TCS आज 20-डे मार्क के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। आप रिवर्सल की पकड़ने की बात कर रहे थे, इस पर रिवर्सल को अगर खेलना हो तो फ्यूचर्स पे जाएं या किसी ऑप्शन पे जाएं, आपका व्यू? तो देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल मॉर्निंग में भी TCS की बात हुई थी। 3900 के आसपास के प्राइस थे और तब मैंने मेंशन किया था कि शायद ये 50-डे मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। और अब ध्यान रखिए, स्टॉक अपनी 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो क्लियर कट रिवर्सल है। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर 4125 तक के भाव TCS में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान देंगे।
4000 का जो टीसीएस का कॉल ऑप्शन 104 रुपए पे ट्रेड हो रहा है 104 पे 4000 का कॉल ऑप्शन, वहां पर आप 84 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस ऑप्शन में आपको शायद 150 रुपए तक के भाव 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस की 4000 की कॉल 105 पे और अब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ टीसीएस। अनुज, आज सुबह याद होगा आपको जब मैं 9:13 पे लेवल्स टू वॉच की बात कर रहा था तो मैंने ज़रूर पूछा कि मैंने कहा निफ्टी आईटी पे क्या व्यू बन रहा है। निफ्टी आईटी अब डे हाई पर, सारे स्टॉक फ्यूचर्स लार्ज कैप आईटी में, मिड कैप आईटी में, और अनुज लार्ज कैप आईटी में तो बात ये भी है कि ये अप्रैल में अपने साथ सब्सटेंशियल शॉर्ट्स लेके आए हैं। प्रायर टू अर्निंग सीजन ये प्राइस व्यू और जो आपने हाउस व्यू सुने उसके बाद व्यू क्या बन रहा है आईटी पर? वीरू, एक और चीज़ हो गई, आज टीसीएस वो ब्लॉक डील प्राइस भी क्रॉस कर रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। टाटा सन्स ने जब भी टीसीएस में स्टेक भेजा है उसमें ब्लॉक डील में कभी भी किसी ने पार्टिसिपेट किया है ना, उसने कभी पैसा गंवाया नहीं। ये रिकॉर्ड रहा है टाटा ग्रुप का, और मुझे हैरानी नहीं हुई कि इस बार भी वो आ गया, वो लेवल क्रॉस हो गया। और ये क्लियरली जिस तरीके से लास्ट 2 दिन का टीसीएस का चार्ट बना है वो दरअसल कुछ ना कुछ कह रहा है। आपको पता ही नंबर्स किस तरीके के आएंगे, लेकिन चार्ट एक कहानी कह रहा है अपने आप। जो अपग्रेड्स आए वो भी अपने आप में एक कहानी कह रही है कि टीसीएस पर कि शायद यहाँ पर भी एक मूव स्टार्ट हुआ है। 4250 वाला स्टॉक 3800 तक करेक्ट हुआ था, अब यहाँ पर एक रैली रिकवरी वापस आनी शुरू हुई है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर मार्केट के 2 सबसे बड़े स्टॉक सबसे बड़े स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स HDFC बैंक और TCS अगर दोनों एक साथ में चलने लगे तो ऑब्वियसली लेकिन एक काम करते हैं, एक बार ज़रा रिविजिट करते हैं HDFC बैंक को, क्योंकि 2 खबरें आई इसमें। सबसे पहले तो सुबह न्यूज़ आई थी बिजनेस अपडेट को, और दूसरी खबर आई थी होल्डिंग्स को लेकर। पहले होल्डिंग्स वाली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये अभी की न्यूज़ है, लेटेस्ट है। यतिन के साथ रिविजिट करते हैं इसको। यतिन, हम वेट कर रहे थे इस न्यूज़ का कि कब आएगी, और एक बार जरा हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ एक्सप्लेन करिए पूरी इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस। तो देखिए, जहाँ तक कि MSCI के लेटेस्ट रिव्यू का सवाल है, बात ब्रोकरेजेस ये कर रहे थे कि 4 से 4.5 परसेंटेज पॉइंट्स अगर FI की होल्डिंग HDFC बैंक में कम हो जाती है तो MSCI का जो FI हेडरूम है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो फ्री फ्लोट फैक्टर है जो अभी 0.5 के आसपास है वो 1 हो जाएगा, जिसके कारण 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की, डिपेंडिंग आपका कैसा कैलकुलेशन है, उतने इनफ्लोज एक्सपेक्टेड थे। अभी जो BSE पे डेटा अवेलेबल है वो हम कैलकुलेट करते हैं तो FI की शेयर होल्डिंग एग्जैक्टली 4.48% कम हुई है। तो जो ब्रोकरेजेस एस्टिमेट कर रहे थे उतनी FI होल्डिंग कम हुई है। लेकिन अगर हम ADR की बात कर लें या वोटिंग राइट्स की बात कर लें, जो FII की जो लिमिट यूटिलाइजेशन है वो 55.54 दिखा रही है, जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी 55.5। अगर आप ये राउंडिंग का जो आंकड़ा है 4 बेसिस पॉइंट्स का अगर आप नहीं लेते तो MSCI में इस रिव्यू में जो है इंक्लूजन हो सकता है, या जो चेंजेस होने वो हो सकते हैं। अभी ब्रोकरेजेस में कन्फ्यूजन है, हम लोगों में भी कन्फ्यूजन है कि ये 4 बेसिस पॉइंट्स का जो डिफरेंस आ रहा है एक्सचेंज की फाइलिंग में वो किस हिसाब से आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अब MSCI के डिस्क्रिशन पे होगा कि वो 4 बेसिस पॉइंट्स को राउंड करते हैं या राउंड नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लियरली जो इंडेक्स प्रोवाइडर है उसके डिस्क्रिशन पे है, और जिस हिसाब से FI होल्डिंग कम हुई है सिक्वेंशियल बेसिस पे, शायद MSCI एक डिसीजन ले सकता है पॉजिटिवली। लेकिन क्लियरली स्पेकुलेट करने से बेहतर है कि ये डिसीजन MSCI पे छोड़ा जाए कि इंक्लूजन होगा, चेंजेस होंगे, नहीं होंगे। ऑलरेडी इंडेक्स का पार्ट है, लेकिन जो फ्री फ्लोट फैक्टर का जो चेंजेस करना है वो अगर चेंजेस हो जाते हैं तो क्लियरली 2 से 3 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो आपको HDFC बैंक में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, स्टॉक भी गिर नहीं रहा है, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ नहीं हो गई या कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा स्ट्रीट को जिसके कारण स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है ये MSCI का इवेंट है, इसको जब होना होगा। लेकिन ये जो 3-4 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है अनुज जी, मुझे लगता है कि ये क्लियरली इंडेक्स प्रोवाइडर ही डिसाइड करेगा। ओके, तो ये इंडेक्स प्रोवाइडर डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये टाई हो गई ना। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इंडेक्स का फैक्टर है मुझे एज अ इंडेक्स प्रोवाइडर चाहिए 55.5।
अगर आप ये 4 बेसिस पॉइंट को राउंड ऑफ कर ले तो 55.5 ही आएगा। तो मुझे लगता है ये एकदम मतलब वो कहे ना, ये टच एंड गो वाला वो जब मुझे लगता है रन आउट होता है ना तो क्रीज पे है बैट, तो अभी अंपायर डिसाइड करेगा कि आउट देना नॉट। फोटो फिनिश जो होता है ना एक एथलेटिक्स में, वो है बेसिकली। इसी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई थी, जो वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन ये दिन सुबह अपडेट भी अच्छे आए थे, इसके अपडेट भी अच्छे आए थे, बिल्कुल आए थे। देखिए सबसे बड़ा जो कंसर्न था एचडीएफसी बैंक का पिछले क्वार्टर, वो था डिपॉजिट ग्रोथ का। क्लियरली सिक्वेंशियल बेसिस पे आप अगर देखें तो अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ आती हुई नजर पड़ी है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और जो लिक्विडिटी डिपॉजिट रेशियो है यहाँ भी आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो क्लियरली जहाँ तक कि डेटा का सवाल है, काफ़ी अच्छा क्वार्टरली अपडेट आता हुआ नजर पड़ा है, और काफ़ी सारे जो इश्यूज थे वो मैनेजमेंट ने एड्रेस किए हैं। जहाँ तक कि डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल है, 7.5% की ग्रोथ, एडवांसेस ग्रोथ लगभग 2% की हुई है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और अगर हम रिटेल एडवांसेस की बात करें तो यहाँ एक स्मार्ट 4% का सिक्वेंशियल ग्रोथ आया है, और कमर्शियल और रूरल बैंकिंग में भी लगभग 4% का ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे आता हुआ नजर पड़ा है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो गलत होगा करना, क्योंकि मर्जर के बाद का डेटा है, तो इसको सिक्वेंशियली देख रहे हैं और सिक्वेंशियली देखना चाहिए। तो क्लियरली डेटा भी अच्छा है और शायद इसीलिए आज स्टॉक में ज़बरदस्त मजबूती का माहौल दिखाई पड़ रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। चलिए एचडीएफसी बैंक की चर्चा हमने कर ली, अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं एक बार प्रशांत सावंत के पास, वो भी जुड़े हैं शो में। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार दिन आपने ज्वाइन किया, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, आपको और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो जो ट्रेड मेरे रडार में है वो है टाइटन। इसमें एक 20 दिनों के एवरेज से बहुत अच्छा बाउंस है। दूसरी बात जो हुई है, इसने कल का लो और 20 दिनों के एवरेज को ब्रेक किया था। इससे क्या होता है कि एक लिक्विडिटी जनरेट आती है जब वीक शॉर्ट्स आते हैं। अब मुझे लग रहा है ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एक न्यू हाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3760 3760 पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप 3720 करीबन 1%, 3720 पे रखेंगे, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 3850 से लेके 3875। ओके, तो टाइटन आपकी कॉल है 3762 पे ट्रेड करती हुई। अब तक एज ऑफ नाउ इस सीरीज में इसने बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी है। थोड़ी सी और स्पॉटिंग करते हैं कि क्या क्या चल रहा है इस क्लोजिंग में। मूव बहुत शानदार है। निफ्टी बैंक 48040, निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग स्विंग। थोड़ा सा एक बार आप लेके आइए स्क्रीन पर सिटी यूनियन बैंक 2.25% ऊपर 134 पे आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये वो क्लास ऑफ चार्ट नहीं है जिसको लेके मैं बहुत आश्वस्त या फिर कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ। एक बार आप लेके आइएगा आयशर मोटर्स को। मैं थोड़ी देर के लिए सीक्वेंस और आई थिंक सेट ऑफ स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज कर रहा हूँ। सडनली मैं ऑटो की तरफ जा रहा हूँ, बट 4031 पे प्रशांत मैं आपके पास ही आऊँगा। ये समहाउ एक अटेम्प्ट कर रहा है CY24 के हाइज को क्रॉस करने का। बार बार मेरे ख्याल से वो हाइज परसिस्ट करते हैं 4086 पे। आपका व्यू क्या बन रहा है आयशर मोटर्स पे? क्या थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे इस स्टॉक को? बिल्कुल करना चाहूंगा। ओवरऑल सेक्टरल टेलविंड है, स्ट्रेंथ है सेक्टर में, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। अभी हम करीबन 4020 4025 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो लो है वो 3900 है। मेरे हिसाब से इसके जस्ट 10 पॉइंट नीचे 3880 एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लग रहा है यहाँ से जो आपको एक रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा वो आपको 4140 4160 तक लेके जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। जी हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे आयशर मोटर्स 4021 पे ट्रेड करता हुआ, बट मैं अपनी स्क्रीन को देखूँ ना तो इट्स सिर्फ अगर आप देखें तो आईटी जो फ्लोट कर रहा है। तो स्टॉक्स को अगर आप देखें अदर देन आईटी पिक करना बहुत मुश्किल है। मीनवाइल एक बार जरा रिलायंस लेके आइएगा। रिलायंस क्या कर रहा है? करीब 2395 पे ट्रेड करता हुआ। रिलायंस देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बट मैं इसका बेस लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज का इसका लो बहुत मीनिंगफुल है। शिल्पा जी, इसकी बॉडी आज पूरी की पूरी मतलब ओपनिंग पॉइंट और अभी तक का प्राइस जो है वो वेल अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। डे लो 20 डे के नीचे गया था, बट एज ऑफ नाउ प्लेस्ड है 20 डे के ऊपर। रिलायंस को आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? मेरे ख्याल से वो 22600 की जो राह है उसमें से थोड़ा रोड़ा एज ऑफ नाउ रिलायंस ही है। कैसे अप्रोच कर रही हैं आप स्टैट्स के मुताबिक? क्योंकि ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 2900 की पुट पे ही इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है। मेरे ख्याल से कल जब मैंने चेक किया था तो करीब 4500 कॉन्ट्रैक्ट का आउटस्टैंडिंग हुआ था। आपका सेंस रिलायंस पे क्या बन रहा है?
जी वीरेंद्र जी, हमने रिलायंस को बहुत बार देखा है कि 2900 पे एक अच्छा खासा इसका बेस बन गया है, जहां से ये टुवर्ड्स 2940-60 जाता है, देन 3000 के लेवल्स के भी ऊपर हमने इसको देखा हुआ है। तो ये जो अभी सपोर्ट जोन आया है, इसमें जितना करेक्शन हमको मिला है, मुझे लगता है ये एक अच्छा लेवल है अगेन टू गो लॉन्ग फॉर टारगेट्स ऑफ 3000 से लेके 3050 तक। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑन एवरी डिक्लाइन आपको जैसे 2900 की तरफ मिला, आप इसमें लॉन्ग ऐड करिए। यहाँ पे इट विल अगेन टेस्ट 2970, 3000, 3050 फ्रॉम हियर। अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो भी 2940 का आप ले सकते हैं ऑप्शन, जो 62 टू 63 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 30 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये भी अगर व्यू सही जाता है और टाइमली आता है तो आपको ये 100 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिलेगा। जी बिल्कुल, 22,560 अब निफ्टी। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट लेकर आइए जरा। इंटरडे में आज ऑब्वियसली हमने सुबह 22,600 भी क्रॉस किया था, और एक बार हाई कितना है जरा मुझे बता दें अगर 619, 22,619 ये आज का इंटरडे हाई था। तो देखते हैं एक बार वहाँ पर हम जा रहे हैं या नहीं। एक स्टॉक की बात करते हैं अब, यूपीएल की। यहाँ पर जल्दी ही शायद वैल्यू अनलॉकिंग हो। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी जल्द ही सीड कारोबार एडवांटा एंटरप्राइजेस का आईपीओ ला सकती है। इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून। काफ़ी बड़ी कंपनी है इनकी वैसे ये, और आई थिंक कई लिस्टेड कंपनियों से भी बड़ी है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर? एब्सोल्युटली राइट। देखिए, सबसे पहले ये हमें सोर्सेज के वाया मिला है, ये एक एक्सक्लूसिव खबर है हमारे नेटवर्क के लिए। हमने कंपनी को रीच आउट भी किया है ये खबर को लेकर। कंपनी ने इस टाइम पे हमें कोई कमेंट्स नहीं दिया है। तो व्हाट इज़ द स्टोरी? स्टोरी ये है कि हमें समझ में आ रहा है कि यूपीएल मेनली जो करंटली स्ट्रगल कर रहा है उसके डेट बर्डन के साथ, ये डेट रिड्यूस करने के लिए, डी लेवरेजिंग करने के लिए उसका एक आर्म है जो उसका टोटल सीड्स बिजनेस संभालता है, बोथ डोमेस्टिक दैट इज इंडिया प्लस ग्लोबल सीड्स बिजनेस, जो कंपनी का नाम है एडवांटा एंटरप्राइजेस। हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी बैंकर्स अपॉइंट कर चुके हैं। बोफा सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली, जेएम फाइनेंशियल ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं बैंकर्स ये पर्टिकुलर इशू के लिए। और हमें इतना समझ में आ रहा है कि यूपीएल 10 से 12% स्टेक ये पर्टिकुलर आईपीओ के थ्रू सेल करेगा। टोटल वैल्यूएशंस क्या हो सकते हैं ये बिजनेस का? जैसा आपने मेंशन किया, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, ऑलमोस्ट $4 बिलियन। तो इट विल बी, वैल्यूएशन विल बी $4 बिलियन, बट यूपीएल बेचेगा सिर्फ 10 से 12%। एडवांटा एंटरप्राइजेस हमने बोला सीड्स कंपनी है, इसका ओनरशिप क्या है? एडवांटा एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 87% यूपीएल होल्ड करता है, और बाकी का जो 13% है, 13% के थोड़ा ऊपर केकेआर होल्ड करता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। केकेआर ने एंट्री किया था ये पर्टिकुलर कंपनी में सितंबर 2023 में। उन्होंने 13.3% स्टेक लिया था एडवांटा में $300 मिलियन पे, और उस वजह से वैल्यूएशन हुआ था तभी $2.5 बिलियन का। अभी वैल्यूएशन बढ़कर देखने जा रहे हैं ऑलमोस्ट $4 बिलियन का। तो ये काफ़ी बड़ा वैल्यू अनलॉक हो सकता है। हमें पता चल रहा है यूपीएल ये प्रोसीड यूज़ करेगा, जितने भी रेस करेंगे वो वैल्यूएशन अपना डेट को रिड्यूस करने के लिए। क्या है करंट डेट? नेट डेट ऑलमोस्ट $3.77 बिलियन का कर्ज है। कंपनी ने बोला था कि $2.5 बिलियन होगा बाय FY24 एंड, बट आई डोंट थिंक वो हो सकता है करंटली, बिकॉज उसने जो राइट्स इशू मेंशन किया था $500 मिलियन का, वो अब तक हुआ नहीं है। और दूसरा जो है, जो ऑप्शन था कंपनी के पास, कंपनी ने काफ़ी सारे एनालिस्ट से भी ये डिस्कस किया है कि मल्टीपल ऑप्शन है वैल्यू अनलॉक के लिए, ये पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करा है एडवांटा एंटरप्राइजेस का आईपीओ लाने के लिए। इट विल बी अ बिग आईपीओ, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वैल्यूएशन पे आता है, कब आता है। हमें समझ में आ रहा है FY25 के शुरुआत में ही हो जाएगी, एंड इससे यूपीएल का कितना डेट रिड्यूस हो सकता है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विवेक, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपीएल पे आशीष, आपने यूपीएल को सुना भी, आई थिंक पिछले 3 दिन से 4-5 दिन से जो केमिकल्स हैं वो डिस्कशन का, आई थिंक एक पॉइंट पे कल हम नीलेश जी से बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि कोटेक्स से कि इस बार हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं केमिकल्स की अर्निंग्स कैसी रहेंगी। पहले तो यूपीएल में आइसोलेशन में आपका एक व्यू, और पूरे केमिकल बास्केट पे आपका सेंस क्या बन रहा है? आपके पीएमएस में जोड़ रहे हैं आप? आशीष, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। एक बार अनम्यूट करके फिर शुरू से बोलिए प्लीज। तो वीरेंद्र, देखिए, इसमें एक डिस्क्लोजर रहेगा कि एसआरएफ में हमने पोजीशन ली, उसकी चर्चा हमने की भी थी कि एसआरएफ
जो है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के अंदर जहां पर पे हमने एक पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाई है। हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में जो आने वाले 3 सालों में केपेक्स होने वाला है, ये एक बहुत बड़े केपेक्स साइकिल से जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसका मतलब क्लियरली है कि आने वाले समय की जो साइकिल है वो काफी प्रॉमिसिंग रहेगी। हमने काफी समय से देखा है कि जो मार्जिन्स थे वो काफी डिप्रेस थे और इसके चलते हमने कई ऐसी कंपनियां जहां पे 25-26% की मार्जिन थी उसको 18-17% तक आते हुए देखा। हमें लगता है शायद एक क्वार्टर का और ये फिनोमिना रहे, उसके बाद आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की मार्जिन में एक अच्छा खासा उछाल आना शुरू होगा और वहां पर पे जो ऑर्डर है वो उसमें हमें सबसे पहले एसआरएफ पसंद है। सेकंड हमें लगता है कि गुजरात फ्लोरो जो कंपनी है वो हमें काफी पसंद है और तीसरी है दीपक नाइट्राइट। ये 3 कंपनीज जो है वो हमें लगता है कि काफी अच्छे से इस साइकिल के अंदर में पार्टिसिपेट करेगी, बट इसके अंदर में जो पोजीशन हमने ली है वो एसआरएफ के अंदर मिली। अब जहां तक कि यूपीएल का सवाल है तो आप देखिएगा यूपीएल एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसको हेवी डेट की वजह से मार्केट ने कभी भी एक अच्छे कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं दी और इसकी वजह से स्टॉक एक बहुत ही लो वैल्यूएशन पे आया और पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अब क्योंकि ये न्यूज फ्लो है तो मुझे लगता है एक मीडियम टर्म में शायद आपको एक अपसाइड देखने को नजर आए जहां पर स्टॉक शायद 560-570 तक की जगह बनाए, ये भी वैल्यूएशन की कंफर्ट की वजह से। पर हमें लगता है कि जो ओवरऑल रियल साइकिल है वो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में ज्यादा है और उसमें जैसे हमने अपने पैकिंग ऑर्डर में बताया वो स्टॉक्स हमें ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू यूपीएल। यूपीएल, आपको यहाँ पे यूपीएल का सेंस, लेकिन जो पीएमएस में जोड़ा है आप लोगों ने वो है एसआरएफ एज ऑफ नाउ। अच्छा, टाइटन की कॉल कुछ देर पहले स्क्रीन पे गई थी, क्या गजब का मूव दिया इसने और टाइटन अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव देता हुआ। टाइटन बाकी अगर आप देखें अच्छा मूव दे रहा है और क्या क्या स्क्रीन पे एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है। एक बार आप लेके आइएगा ट्रेंड को 2% ऊपर और मतलब आप 20 फरवरी से लेकर अब तक इस रेंज में रहने के बाद फाइनली इस रेंज से एजेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। याद रखिएगा कुछ ऐसा ही इसने किया था जनवरी फर्स्ट वीक से लेकर आई थिंक जनवरी लास्ट वीक तक। शिल्पा जी, आपका सेंस क्या कह रहा है? आई मीन क्योंकि टाइटन की बात हुई तो मैं सीधे ट्रेंड पे चला गया एक बार एग्जैक्टली उसके चार्ट्स को देखने के लिए। प्रिपेयर कर रहा है क्या ये इस रेंज से निकलने का? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं भी जस्ट वही देख रही थी। ये 4000 के ऊपर सस्टेनेंस डेफिनेटली एक 4100 से लेके 4200 के लिए एक आपको एक अपसाइड के लिए पोटेंशियल रेडी है। तो यहाँ पे आप 4000 का कॉल ऑप्शन भी एट द मनी का आप यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है, अराउंड 163-164 है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 120 आप इसमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर ये 4200 के लिए भी एक अटेम्प्ट जाता है इसका, तो ये आपको सेम 163 वाला मोर देन 300 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो अच्छा है यहाँ पे पोजीशन, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो अपसाइड के लिए एक प्ले लेना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका का एक टीजर देते हैं आपको, फिर एक कमोडिटीज़ पे बात करके उसकी शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले शिल्पा जी से लेंगे। शिल्पा जी शो पर हो तो सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से ही लिया जाता है क्योंकि उनका रिकॉर्ड है कि टारगेट उसी शो में हिट हो जाता है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस से बात करेंगे। मानस के भी आजकल सारे टारगेट हिट हो रहे हैं, तो मानस आप भी तैयार रहिएगा। प्रशांत सावंत से चार्ट का चमत्कार लेंगे और आशीष चतुर्मोता से मिड कैप फंडा कुछ ही देर में। ये चारों की चारों ट्रेड्स लेंगे, लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं, सोने चांदी के दाम एड्रेस कर लेते हैं। एमसीएक्स पर सोना 70,000 के पार, चांदी 80,000 के करीब पहुंच गई है। क्या कारण है ये जानने के लिए देश की बेस्ट कमोडिटी एडिटर के पास चलते हैं। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? ऑल टाइम हाइज और जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है ना, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। पता है अनुज, मार्केट में लोग ये बात कर रहे हैं कि गोल्ड हम एक वेल्थ के तौर पे देखते हैं, एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड करेंसी के तौर पर देखते हैं, और जिस तरह से $50-60 की तेजी रोज सोने में लग रही है, और आज एक्चुअली 8वां ऐसा दिन है जब हमने यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनते हुए सोने में देखे हैं। तो थोड़ा सा स्पंजस में बाजार यहाँ पर जरूर है, क्योंकि इन लेवल्स पे एब्सोल्युटली ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। ETF में नेट इनफ्लोज हैं, शॉर्ट कवरिंग्स भी यहाँ पर होते हुए नजर आई हैं, और पेपर गोल्ड में खरीदारी बहुत ज़्यादा है। फिजिकल गोल्ड की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा बायर्स एज ऑफ नाउ नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोग बेचने भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से और तेज़ी सोने में देखने को मिल पाएगी। अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात की जाए तो उनके टारगेट्स ऑफकोर्स $2300 के थे, हमने $2320 ऑलरेडी आता हुआ देखा है, तो उन्होंने भी अपने टारगेट्स यहाँ से बढ़ाए हैं। तो $2400, $2500, $2700 पर आउंस तक के भी लेवल्स यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। और बाजार को ओवरऑल ऐसा लगता है कि 2024 और 2025 ये दोनों
दोनों साल सोने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो एक बड़ी मुनाफा वसूली आएगी वो 2025 के अंत तक यहाँ पर आएगी। ये तो बात हुई सोने की। और जहाँ तक चांदी की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव $27 पर हैं, जो कि 26 महीने का हाइज है। लेकिन भारतीय बाजारों में चांदी के प्राइसेस भी ऑल टाइम हाइज में हैं, ऑलमोस्ट 80,000 रुपए प्रति किलो। यहाँ पे भी बाजार मांग रहा है कि सोने में इतनी ज़्यादा तेज़ी हम ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो चांदी में आएगी, क्योंकि सोना भी चढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी तेज़ी है और सिल्वर उसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ले सकती है। तो शॉर्ट करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फिजिकल में खरीदारी करना चाहते हैं तो सोने चांदी का सारे प्राइसेस अच्छे हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस होकर करना चाहिए। ओके, ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। लेकिन शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर सोने चांदी में। चलिए आप एक काम करते हैं, वापस इक्विटीज पर आते हैं। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी बताइए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन अभी आईटी से ही लेंगे। आईटी यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। तो बिरला सॉफ्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आईटी में बिरला सॉफ्ट आता है। अराउंड 780 ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 800 820 के लिए लेवल्स आपको शायद 1-2 दिन में आते हुए मिलेगा। तो 800 का कॉल ऑप्शन जो रफली यहाँ पे 22 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 16 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 29 का रहेगा। इसके ऊपर 34 एंड 38 के भी लेवल्स आते हुए मिल सकते हैं। ओके, बिरला सॉफ्ट ये हो गई शिल्पा जी की पिक का। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मारुति के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक 3-4 दिनों में करेक्ट हुआ था, लेकिन आज स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया। वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो जो ट्रेंड है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। तो बने रहिए स्टॉक में। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो करंट लेवल पे खरीदारी करिए। 12,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 12,950 के रहेंगे मारुति के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 12,700 का कॉल ऑप्शन जो 230 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 175 का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है और 350 के टारगेट सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मारुति की कॉल 12,700 की। ये ऑटो स्टॉक अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके इस वक्त ट्रेड करता हुआ। दैट्स गुड। आगे का ट्रेड पिक करते हैं। मारुति इस वक्त दिन के सर्वोच्च तौर पर आके ट्रेड कर रहा है। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा 4 का चमत्कार। तो वीरू जी, यहाँ पे ओबरॉय रियलिटी में जो 2 दिनों पहले ब्रेकआउट आया था, प्राइस वहीं पे सस्टेन कर रही है, जो एक प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है और रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 1535 पे जो प्राइस है ये बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 1510 के जस्ट नीचे 1509, और जो टारगेट होगा वो होगा 1575, 1575 से लेके 1580, 1580 तक। ओबरा रियलिटी इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। आप इसको पिक करते हुए आशीष जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। आशीष बताइए, क्या पिक करेंगे आप। बिल्कुल। तो वीरेंद्र देखिए, डिफेंस स्पेस पे हमने पहले चर्चा की थी कोचिन शिपयार्ड पे, जिसपे डिस्क्लोजर है कि स्टॉक अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में और जिसकी हमने चर्चा की। अब मुझे लगता है इसी स्पेस में जो दूसरी कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये हमें काफ़ी पसंद है और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक में भी हमारे पोर्टफोलियोज में हमने इसको जगह दी हुई है। हमें लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन स्पेस है पूरा डिफेंस का। और इसके अंदर में पहले गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के लेवल्स की बात करूं तो टेक्निकली आप देखेंगे वीकली एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट 6-7 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। कल के सत्र में जो वॉल्यूम हुआ था वो करीब 70 लाख शेयर का वॉल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिला, जो एक बहुत ही डिसाइसिव वॉल्यूम था, जिसके चलते मुझे लगता है स्टॉक में 830, 840 पे एक अच्छा बेस बना है। और ऊपर में मैं मानता हूँ 1050, 1100 तक की जगह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक के बिजनेस की बात करें तो ये जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है कमर्शियल वेसल्स बनाता है और साथ ही छोटे वेसल्स के अंदर में काम करता है। तो जो पेट्रो पोलर वेसल कॉन्ट्रैक्ट है या जो सर्वेलेंस के वेसल्स है, उस तरह के अंदर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स काफी एक्टिव है, जिसके चलते इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। और इसलिए आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गार्डन रिच शिप बिल्डर की इस पूरे स्पेस में सबसे ज्यादा है, करीब 20 से 21% की ROC गार्डन रिच शिप बिल्डर बनाता है। करेंटली अगर से आप ऑर्डर बुक देखें तो ऑलमोस्ट 23,700 करोड़ की ऑर्डर बुक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में देखने को मिल रही है, जो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 23 रेवेन्यूज के नंबर है। ऑलमोस्ट 10 टाइम बुक टू बिल रेशियो हमें देखने को नजर आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि नेवी के अंदर में, जैसे हमने पहले भी कहा,
करीब करीब 3,85,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी और एड्रेसेबल मार्केट जो है वो आने वाले 5 से 8 सालों के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। और शिप बिल्डिंग का इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो मात्र 1% है ग्लोबली। तो हमें लगता है ये मार्केट शेयर शिप बिल्डिंग का बढ़ेगा, जिसके बेनिफिशियरी कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच जैसी कंपनी आने वाले समय में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो चलिए ये चारों के चारों ट्रेड से काम करते हैं, चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले शिल्पा जी ने बिरला सॉफ्ट यहाँ पर बैठ लिया। आज आईटी में अच्छा पुल बैक है। अप्रैल 800 कॉल, 16 रुपये के स्टॉप, 29, 34 और 38 के यहाँ पर रहेंगे टारगेट। उसके बाद मानस ने पिक किया मारुति सुजुकी, 12,500 के स्टॉप लॉस, 12,950 के एग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर। ओबेरॉय रियल्टी है प्रशांत सावंत के पिक, 1510 के स्टॉप लॉस, 1575 और 1580 के यहाँ पर टारगेट्स रहेंगे। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है इस समय आशीष चतुर्वेदी के पिक। शिल्पा जी, इंडेक्स पर कोई कॉल है क्या आज की एक्सपायरी के लिए, या छोड़ दें आज? थोड़ा अभी के लिए अवॉइड करेंगे। मैंने सुबह ऑलरेडी दिया था 22,600 हीरो जीरो, वो 12 रुपए वाला ऑलरेडी 36 तक चला गया था, तो अभी के लिए आई एम नॉट रिकमेंड एनीथिंग। यहाँ 12 का जाके 36 पे आके वापस भी आ गया था कि ये एक्सपायरी वाले दिन आपको ऑप्शन बहुत जल्दी बुक भी करने होते हैं, क्योंकि 10 सेकंड भी अगर एक्स्ट्रा होल्ड हो गए तो फिर वो बहुत जल्दी उनका प्रीमियम इरोड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक बार बंधन बैंक लेकर आइए और एक बार आप लेकर आइए ट्रेंट। बंधन बैंक इस समय DI पर, सुबह से हमने डिस्कस किया था। ट्रेंट लेकर आइए अब एक बार ज़रा, और एक बार ज़रा ट्रेंट का मुझे 1 महीने का चार्ट अगर दिखा सकें ट्रेंट का। तो पिछले महीने हमने बात की थी इसकी कि एक बार ये 4200 तक जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा करेक्ट हुआ, 3852 तक करेक्ट हुआ, अब वापस एक मूव आना शुरू हुआ है यहाँ पर। मानस, ऑल टाइम हाई सोन ट्रेंड में? बिल्कुल, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है। स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। अब आई थिंक जो पिछले हाई 4200 के थे, स्टॉक उसको बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस 3960 के नीचे रहें। बिल्कुल, ट्रेंड यहाँ पर इस समय एक अच्छे मोमेंटम में। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार जहाँ पर थोड़े से मूव्स अच्छे आ रहे हैं आज। डाबर में नंबर्स, डाबर एक ऐसा स्टॉक है जो मैं तो एक्चुअली भूल भी गया था कि FNO में भी है। ये इस तरीके का स्टॉक रहा है। आशीष चतुर्वेदी, कोई आपके पोर्टफोलियो में है क्या डाबर? एक ऐसी कंपनी जो इतने शानदार टाइम पर भी कुछ नहीं कर पा रही है, या फिर इसको अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड किया जाए? हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है और हमने FMCG पे हम काफी अंडरवेट रहे हैं। इनफैक्ट अनुज, हमने पहले भी चर्चा की कि इस पूरे स्पेस में शायद अगर से 1 या 2 स्टॉक जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लगते हैं, तो पहला टाटा कंज्यूमर है और दूसरा ITC है। अदरवाइज आप देखेंगे तो ये पूरा स्पेस कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। उसके 2 कारण है। रूरल रिकवरी जो है वो हमें देखने को नजर नहीं आ रही। रूरल कंजम्पशन काफी स्लो डाउन है। दूसरा कहीं ना कहीं आप देखेंगे मार्जिन जो है, ग्रॉस मार्जिन लेवल पे भी रॉ मटेरियल की वजह से काफी इंपैक्ट है और वॉल्यूम ग्रोथ हमें इस पूरे स्पेस में मिसिंग नजर आ रही है। तो इस समय पे हम इससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें और हमें लगता है कि इसी स्पेस में, कंजम्पशन स्पेस में, अगर से आप वरुण बेवरेजेस, बेक्टर फूड जैसे स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में इनकी जगह हमने काफी समय से दे रखी, वहां हमें अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ हमें देखने को नजर आती है, तो वो हमारे प्रेफर्ड चॉइस रहेंगे इस पूरे कंजम्पशन बास्केट के अंदर में। और एक बार लेके आइएगा M&M। सुबह बात भी कर रहे थे हम। M&M नाउ इज एट ऑल टाइम हाई, 2009 10 का भाव, और ये ऑल टाइम हाई। अभी सिस्टम ने अलर्ट किया मेरे, ऑल टाइम हाई फॉर M&M। शिल्पा जी, M&M एक क्लासिकल जिसे कहते हैं ना आप, फ्लैग है, एक टिपिकल कप एंड हैंडल है, एक राउंडिंग बॉटम है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पे आपका सेंस क्या है? प्राइस आउटलुक, डिलीवरी पे जिसके पास है वो अब कहाँ तक के लिए रखे? फ्यूचर और ऑप्शंस में कोई रीडिंग आपकी क्या कहती है इस वक्त M&M पे? ऑल टाइम हाई तमगा लगा दीजिए यहाँ पर जरा। यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, तो जिसके पास है उनको तो ट्रेल करना है। आप यहाँ पे 1940 तक का ट्रेल कर लीजिए। अगर किसी को फ्रेश लेना है, क्योंकि अभी 2000 के ऊपर है, तो एक नया ट्रैजेक्टरी ऑन दी अपसाइड ओपन है, तो यहाँ पे एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो रफली 57-58 रुपीज में ट्रेड कर रहा है 2000 का,
आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 35 का मेंटेन कीजिए। ये यहाँ से अगर ये जैसे यूजुअली होता है कि ऑल टाइम हाइज के बाद भी एक अपसाइड मूव चलता ही रहता है, तो अगर ये 2100 तक का भी जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे अटेम्प्ट लेता है, तो आपको ये 57 वाला भी आपको टुवर्ड्स 85 से लेके 100 के बीच ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो ये एक अच्छा अगेन रिस्क रिवॉर्ड है, आप यहाँ पे प्ले ले सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ फंडामेंटल बात करते हैं। मार्केट नए हाई पर, 2 दिन से नया हाई बन रहा है। मिड कैप ने भी आज शानदार मूव्स दिखाए, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई हायर लेवल से। लेकिन क्या इस बुल रन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपका फोकस होना चाहिए? कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय जुड़ गए हमारे साथ। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। एक वन वे मोमेंटम पर ब्रेक लगा मार्केट में मार्च में, एक ऐसा लगा कि फाइनली एक बड़ी करेक्शन आ रही है, और वो आई भी शायद छोटे स्टॉक्स में, लेकिन निफ्टी पर वापस एक शैलो करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई। किस तरीके से देख रहे हैं आप मार्केट को इस समय? थैंक्स अनुज जी। आई थिंक ये जो मार्केट है अभी, आई थिंक काफी स्ट्रांग है फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। रिटेल भी इन्वेस्ट कर रहा है। आप अगर एफपीआई के नंबर्स देखें, इवन मार्च के, उन्होंने 35,000 करोड़ करीबन उन्होंने सिर्फ मार्च में लगाया इक्विटीज में। तो जिस तरह से जो स्मॉल और मिड कैप का जो करेक्शन हो रहा था वो लार्ज कैप में नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एफआईआईज ज्यादातर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक्चुअली 2 चीजें हैं कि हालांकि मार्केट काफी ऊपर चला गया है, उसका जो पी रेशियो है, ओवरऑल पी रेशियो उतना भी ज्यादा नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा ये चीज आप अगर स्मॉल और मिड कैप्स में भी देखें, स्मॉल और कैप्स के पी रेशियोज भी उतने ज्यादा नहीं है कि हम उनको बोल सके कि पहले जितने हुआ करते थे उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। इनफैक्ट पहले इनके पी रेशियोज और भी ज्यादा हुआ करते थे। अब उनके अर्निंग्स ने काफी कैचअप कर लिया है, तो इसलिए उनकी पी रेशियोज में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। द अर्निंग्स हैव कॉट अप। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट हैज अ लॉट ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रेंथ। अब रिस्क यही है कि अगर आरबीआई बोलने लगे कि लेंडिंग को आप स्लो डाउन कर दो, तो इस हिसाब से कुछ स्टॉक्स जैसे एनबीएफसीज होंगे या फिर कुछ फाइनेंशियल्स वाले स्टॉक्स होंगे, उनमें करेक्शंस आएंगे। उन्होंने रिसेंटली करेंसी डेरिवेटिव्स को बोल दिया कि आप रिटेल उनको ट्रेड नहीं कर सकता अगर आपके पास एक्सपोजर ना हो तो, और रिटेल के पास एक्सपोजर तो होता बहुत कम है। तो अगर आप वो निकाल दोगे तो फिर उन मार्केट्स में थोड़ा सा मतलब देयर विल बी सम काइंड ऑफ करेक्शन। तो वो उसकी वजह से रेगुलेटरी रीजंस या कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हो सकता है। आई थिंक इंटरनली इकोनॉमी इज क्वाइट स्ट्रांग। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि अगर आप आज भी इन्वेस्ट करें तो 5 साल बाद यू शुड गेट अ प्रीटी गुड रिटर्न फ्रॉम हियर। ओके, बिल्कुल। अच्छा दीपक, अभी आईटी का अर्निंग सीजन मतलब शुरू हो जाएगा। 2 दिन से आईटी में वापस बाइंग शुरू हो गई है। क्या ये मार्केट कुछ सेंस कर रही है, या ये हर बार की तरह ऐसे ही होगा कि पहले स्टॉक गिर जाएंगे और उसके बाद शायद अगर नंबर्स खराब भी आए तो भी सब कुछ प्राइस इन होगा? ये हमेशा होता है आई थिंक, क्योंकि वो पहले अनुज जी वो आईटी कंपनीज रिलीज करती हैं रिजल्ट्स। इस बार मुझे ये लगता है कि उतना अच्छा होगा नहीं रिजल्ट। अभी तक जो यूएस में जो जितने नंबर्स आए, जैसे कॉग्निजेंट के रिसेंटली नंबर्स आए थे, या फिर जो आईटी कंपनीज के लास्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आए थे, उससे ये कुछ अंदाजा नहीं हुआ है कि मतलब जो स्लो डाउन चल रहा था इन जनरल इन आईटी सेक्टर, वो स्लो डाउन खत्म हो गया कि नहीं हुआ। आई थिंक ये हुआ जरूर है कि उनके जो सैलरी बिल्स हैं, जितना वो कोविड के बाद उनका जो इन्फ्लेशन आया था सैलरी बिल्स में, वो इन्फ्लेशन अब नहीं रहा। और इनफैक्ट उन्होंने अपने वर्कफोर्स को कम कर दिया है। तो उस वजह से उनके कॉस्ट थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है रेवेन्यूज भी उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और इस बार भी हमारी जो कमेंट्री आएगी मोस्टली, मुझे लग रहा है एटलीस्ट, कि वीक ही आएगी अगले 2 क्वार्टर तक, जब तक कि यूएस में थोड़ा सा स्टेबिलिटी ना आ जाए इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इलेक्शंस और फिर इंटरेस्ट रेट्स, जो हमेशा से ये आई थिंक चर्चा रही है कि कब फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करना स्टार्ट करेंगे, वो अभी तक हमें पता नहीं चला। तो जब तक वो नहीं आता, आई थिंक स्टेबिलिटी इन आईटी अर्निंग्स आएगी नहीं। तो तब तक आई थिंक पोजीशन रखिए भी तो आई थिंक कम ही रखिए जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले। तो उसके बाद आई थिंक यू कैन टेक पोजिशनल बेट्स। दीपक जी, आज
HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स आपको लगे कैसे? आज प्राइस सेशन स्ट्रांग है, इस प्राइस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विद दिस क्वार्टरली अपडेट्स आपका क्या होगा? तो अभी तक एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये है कि उन्होंने कासा का नंबर अच्छा आया था, लेकिन एडवांसेस ग्रोथ बहुत टेपिड से थे, कॉर्पोरेट ग्रोथ नेगेटिव था, विच इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज उनकी जो क्रेडिट कार्ड की जो ग्रोथ है वो RBI उसको कम करना चाहती है, और वैसे ही उस पर अगर RBI उसको कम करना चाहती है तो फिर उनका ऑफसेटिंग जो बेस है वो कॉर्पोरेट लेंडिंग ही होगा, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है। तो उस वजह से आई थिंक रेवेन्यूज में थोड़ी सी और मार्जिन में थोड़ी सी मतलब कमी आएगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन अभी तक मर्जर कंप्लीटली मतलब असिमिलेट नहीं हुआ है, और उस वजह से उनकी जो HDFC की जो होलसेल लेंडिंग हुआ करती थी जिसमें वो लैंड के अगेंस्ट लोन दे सकते थे, अब HDFC बैंक उस लैंड के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता है क्योंकि अलाउड नहीं है लैंड के अगेंस्ट लोन देना फॉर बैंक्स। सो उस वजह से उस सेक्शन में जो आई थिंक जो उन्होंने ग्रोथ दिखाया था लास्ट ईयर जब वो मर्ज नहीं हुए थे, उस बार वो वाली ग्रोथ नहीं आएगी इन देयर अर्निंग्स इन रेवेन्यूज। लेकिन मुझे ये लगता है कि आई थिंक थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी जब तक हाउ टिल व्हाट टाइम दिस प्रॉब्लम विथ मार्जिन्स विल लास्ट। ये जो मार्जिन्स इनके जो कम हुए हैं उस मर्जर की वजह से एट सम पॉइंट मे बी 1 year 1.5 years डाउन द लाइन इनके जो मार्जिन वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस क्वार्टर में नहीं होंगे, अगले क्वार्टर में भी नहीं होंगे। लेकिन हमारा अंदाजा था कि 2025 सितंबर के बाद थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन दिखने को मिलेगी। कमेंट्री पे डिपेंड करेगा। आई थिंक नंबर जो है वो नॉर्मल ही है। आई डोंट सी द रीजन फॉर एक्साइटमेंट राइट नाउ। ओके, अभी एक्साइटमेंट बहुत नहीं है दीपक जी को। अच्छा, मैं जिस क्लास ऑफ स्टॉक्स में गया जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तेजी में, जो बैकफुट पे रहा, अभी उन्हीं को छेड़ रहा हूँ दीपक जी। एक स्टॉक और याद आता होगा आपको भी और मेरे को भी आता रहा है, दैट एशियन पेंट्स आज स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं टेक्निकली देखूं तो इट्स ऑलमोस्ट 200 वेमा यानी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आई थिंक ये वो स्थिति है जो कि इवन कोविड में भी नहीं थी। ये प्राइस लेवल सिवियर था। आपका व्यू ठीक है, आई मीन एक प्लेयर है सिस्टम में नया, उसकी थोड़ी सी आई थिंक उसका इम्पैक्ट है, लेकिन इस प्राइस पर एशियन पेंट्स पे आपका व्यू? एक्चुअली इसमें प्राइस का ये प्रॉब्लम है कि एशियन पेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप ₹1 का अर्निंग के लिए आप ₹80 का मार्केट कैप देते हो, विच मीन्स पी रेशियो ऑफ 80 टाइम्स, जो पहले 40 ही हुआ करता था 2013, 14, 15 में। उसके बाद से जब ये पी रेशियो इंक्रीज होना शुरू हुआ, अर्निंग्स भी इंक्रीज हुए। अर्निंग्स सिर्फ 10-12% के हिसाब से इंक्रीज हुए हैं अदर देन लास्ट 2 years। लेकिन मुझे लगता है एक तो दो चीजें, एक तो उनकी पी रेशियो काफी हाई है और अब कंपटीशन भी आ गया, JSW भी आ गया, बिरला भी आ गया, और जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अपना मतलब गेम इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी वजह से ये अब एंड में तो यही साबित होगा कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है वही विनर होगा। लेकिन हो सकता है कि बीच में बिकॉज ऑफ कंपटीशन थोड़ी सी मार्जिन्स में कमी आए और ग्रोथ में भी कमी आए। इसके अगर आप ये चीज देखें कि ग्रोथ में कमी आएगी, मार्जिन्स में कमी आएगी, और आप 80 टाइम्स अर्निंग्स दे रहे हो आज, तो शायद वो चीज मिक्स नहीं होती है कि अगर आप 40 टाइम्स अर्निंग्स दें तो शायद वो फिर भी ठीक है, लेकिन 80 टाइम्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से स्टॉक अगर 20-30% गिरे भी तो भी ज्यादा चीप नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इट इज अ एक्सपेंसिव स्टॉक। इट शुड बी बॉट ऑन टेक्निकल्स, नॉट रियली ऑन फंडामेंटल्स, बिकॉज यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की ज्यादा मतलब होप्स नहीं है, ज्यादा 12-15% के ऊपर, एट बेस्ट 15%, एंड देयरफॉर मुझे लगता है कि इसमें डाउट, सच में कहूँ तो मार्केट में और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं इस हिसाब से, लोअर पी रेशियोज, हायर ग्रोथ रेट्स। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के हिसाब से, एक्सचेंज स्टॉक्स के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स के लिए। आई एम श्योर आपने वो RBI का जो सर्कुलर है वो पढ़ा होगा करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट्स को लेकर। एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या बस एक वन शॉट में इस तरीके से एक मार्केट बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके वॉल्यूम्स काफ़ी होते हैं। और तो आपका क्या व्यू है उसके ऊपर, अगर कुछ स्टडी किया हो तो आपने?
तो अनुज जी, इसमें एक्चुअली मेरे व्यूज काफी स्ट्रांग है कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि सडनली आप मार्केट को डिसरप्ट कर दे इस तरह से कि मार्केट को सडनली बंद ही किया जाए ऑलमोस्ट। अब रिटेल अगर ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, अगर उनके पास करेंसी फ्यूचर्स के पोजीशंस है, आपने जब करेंसी डेरिवेटिव्स को परमिशन दी थी तो आपने कहा था कि एक्सपोजर होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट स्पेसिफिकली लिखा था जिस आरबीआई सर्कुलर में पहले कि यू कैन हैव एक्सपोजर और नॉट और अदरवाइज। सडनली आपने देखा कि यार ये मार्केट अगर मतलब इंक्रीज हो रही है और आरबीआई अगर सडनली कहने लगा है कि 3 महीने का टाइम देता हूं, आप प्रूव करो कि आपके पास अंडरलाइंग एक्सपोजर है, जब जरूरत नहीं थी पहले। और ये भी कहना कि ये तो पहले से यही था प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल अगर था तो पहले रूल्स क्यों आए कि आपने बोला कि नहीं आपको जरूरत नहीं थी एक्सपोजर की। तो ये जो चीजें, ये आई थिंक जब कोई चेंज ऐसा इतना बड़ा चेंज है तो सिस्टम को यूजुअली धीरे से ये करते हैं। वोट 1 साल दे दो, आप बोल दो कि देखो पोजीशंस रूल्स ऐसे चेंज हैं, इसमें फेमा लॉज हैं, तो हम आपको 1 साल देते हैं, तो उस 1 साल में हम ये चेंज लागू करेंगे, मे बी इन पॉइंट्स कि इस टाइम पे इतना होना चाहिए, इस टाइम पे 50%, इतना पे 75%। ये यूजुअली आरबीआई यही करते हैं, लेकिन इस रूल में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सडनली बोल दिया कि देखो बंद करो। और ये जितने वॉल्यूम हम देख रहे हैं मार्केट्स में, एक्सचेंजेस में, ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन विद इंटरबैंक मार्केट्स, जहां एक्चुअल फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे तो आईएनआर और यूएसडी का जो सेटलमेंट है वो तो आईएनआर में ही आता है, आपको रुपीज में आता है, आपको कोई डॉलर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन जहां पे एक्चुअली डॉलर्स मिलते हैं इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट्स में, वहां पे टर्नओवर इससे कई बार ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, और वहीं पे इम्पैक्ट ज्यादा है। तो आई थिंक ये जो उन्होंने किया है वो इतनी छोटी मार्केट के लिए इतना सडनली इतना बड़ा डिसरप्शन, ये बात ठीक नहीं है। आई थिंक इसमें थोड़ी सी चर्चा, एटलीस्ट डिस्कशन होनी चाहिए थी प्लेयर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ। हम उसमें नहीं है, हम उसमें प्लेयर्स ही नहीं है। पर ये जरूर ऐसा लगता है कि अगर प्रेसिडेंट बन जाए कि कोई भी किसी भी मार्केट को सडनली बंद कर सकता है, तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमारे मार्केट्स में। और हम बड़ी बड़ी कंट्री अगर बनना चाहते हैं तो हमारे रूल्स भी इतने आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए। ये मेरा फीलिंग है कि आई थिंक इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप बंद करिए, आपका रेगुलेटरी हक बनता है, पर थोड़ा सा ध्यान रख के करिए। ये नहीं कि सडनली आपने बंद कर दिया, आप ही के रूल से चला था पहले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी, और हमसे बात करने के लिए। चलिए, ये दीपक जी से मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जैसा दीपक जी ने कहा भी, वो स्ट्रेट व्यू दिया उन्होंने, कोई घुमा फिरा के नहीं बोला। स्ट्रॉन्ग व्यू है तो स्ट्रॉन्ग व्यू है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें हो जाएं लेकिन मार्केट के कनेक्शन के साथ। राहुल गांधी और उनकी राजनीति की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन राहुल गांधी का सरोकार सिर्फ देश की राजनीति से नहीं है। राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। उनका पोर्टफोलियो कैसा है, कौन कौन से शेयर्स पसंद है और उनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं, एक बार यतिन से जान लेते हैं। यतिन, बताइए। तो वायनाड से जब एफिडेविट भरा है राहुल गांधी जी ने, तो एफिडेविट के बेसिस पे जो डेटा हमारे हाथ लगा है, उससे एक बात क्लियरली पता चलती है कि राहुल तो इस पूरे मार्केट की रैली को मिस कर गए। क्यों मिस कर गए? क्योंकि राहुल गांधी के जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर बहुत सारे डिफेंसिव स्टॉक्स उन्हें भर के रखे हैं। अगर हम पोर्टफोलियो का प्रदर्शन देखें पिछले 1 साल का, और अज्यूमिंग के सारे स्टॉक्स उन्होंने 1 साल के लिए होल्ड किए थे, 28% का रिटर्न पोर्टफोलियो ने जनरेट किया है हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से। और इसी पीरियड में निफ्टी का 30% का रिटर्न था, और मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में 65 से 80% का रिटर्न आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑब्वियसली 75वीं सदी जो इनका निवेश है राहुल गांधी जी का, वो निफ्टी 50 स्टॉक्स में है बाय वैल्यू, और 11 निफ्टी की बेहतरीन कंपनियों का पोर्टफोलियो राहुल गांधी जी ने बनाया है। ऑब्वियसली दूसरे भी इसके अंदर शेयर्स हैं, लेकिन अगर हम 2024 की बात करें, पिछले 3-4 महीनों की, तो रिटर्न पोर्टफोलियो का -2% रहा है। देखते देखते कौन से हैं 10 स्टॉक्स राहुल गांधी के, और इनके क्या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स है। लगभग 4.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और लगभग 4 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास, तो कुल निवेश लगभग 8.25 करोड़ रुपए के आसपास है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज आपको दिखेंगी। पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसे काउंटर्स में राहुल गांधी का अच्छा खासा निवेश है। इसके अलावा HUL, ICICI बैंक, दिवीज लैब, सुप्रतिज इंजीनियरिंग जैसे काउंटर्स में भी राहुल गांधी ने निवेश किया है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें अदानी और अंबानी की, क्योंकि इसके बारे में राहुल गांधी जी बहुत चर्चा करते हैं, तो कोई भी रिलायंस ग्रुप की कंपनी के शेयर्स इनके पास नहीं है, अदानी ग्रुप की कंपनी के शेयर्स इनके पास नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में ये है, एक भी PSU स्टॉक्स
राहुल गांधी ओन नहीं करते हैं। दूसरे चीज़ों की बात करते हैं, बैंक बैलेंस है लगभग 26.25 लाख रुपए का, और पीपीएफ और जो पोस्टल सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं या इनके पास लगभग लिक्विड में 61.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ओके, तो ठीक है, 75% इन्वेस्टमेंट निफ्टी में। कई लोग हैं वैसे वीरो जो इस कैटेगरी में आते हैं कि जो निफ्टी में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि पिछले 2 साल पूरे मिड और स्मॉल कैप को बिलोंग करें, तो इसके लिए ये एक फेज़ है जिसमें शायद थोड़ी सी यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस रही है वीरो। जय इतने शुक्रिया आपका। और इंटरेस्टिंग ये था कि कोई पीएसयू नहीं था। अच्छा, सिर्फ मेरे ख्याल से एचयूएल था इनके पास। खैर चलिए इस विषय से बाहर निकलते हैं। हमने ये श्री राहुल गांधी जी का एक पोर्टफोलियो डिस्कस किया, यहाँ पे अदर एसेट्स भी जो थे इसमें शामिल थे। मीनवाइल इट्स 15:10। अब पहले BTSC ट्रेड्स को हम कवर करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजीज पे आएंगे। और यतिन शुक्रिया। एक काम करिए, पहले जरा पैनल को स्क्रीन पे लेके आइएगा। 22,509 और 48,062 का स्तर इस वक्त निफ्टी बैंक का है। मानस, लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे के लिए क्या कैरी करेंगे आप? देखिए यूपीएल पे खरीदारी करके जाएंगे। पैटर्न पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिखने लगे हैं चार्ट पे। स्टॉक ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। तो यूपीएल के फ्यूचर पे खरीदारी करेंगे। प्राइस चल रहे हैं 492 के, इसका यूपीएल का फ्यूचर का। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 484 का, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 508 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। मानस की पिक हो गई ये इस समय की BTST UPL। गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे? कैरी करूंगा आई थिंक बजाज फिनसर्व। यस, लगता है यहाँ बेस बना हुआ है, 4 दिन का कंसोलिडेशन है, अब मूव मिलना चाहिए। 1656 पर ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 1640, 15 रुपए का बस। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1680 टू 1700, ये एक जोन से वहां तक जाना चाहिए। एक ब्यूटीफुल फ्लैग फॉर्मेशन का है 15 बजाज फिनसर्व। ओके, बजाज फिनसर्व। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगी? जी, मैं इक्का लैब के साथ ही जाऊंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग साइड में ओवाई एडिशंस है। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट टुवर्ड्स 1300 1330 आएगा 1-2 दिन में, तो आई स्टिक टू इक्का लैब। का लैब्स कैरी करेंगे शिल्पा जी, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। प्रशांत जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक कैरी करने के लिए? तो अनुज जी, यहाँ पे एक अच्छा बेस बनने के बाद 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है एम्फेसिस, और यहाँ एक अच्छी स्क्वीज भी बन रही है। तो मुझे लग रहा है इसको कैरी करना चाहिए 2510-11 के प्राइस पे। और स्टॉप लॉस रखेंगे 2475, 2475। यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 2560, 2560 का। ओके, एम्फेसिस 2512 पे आप कैरी करते हैं। रुचित, आप फ्राइडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? लार्सन एंड टुब्रो में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। रिसेंटली हमने एक स्टॉक में एक अच्छा मूव देखा था जिसमें टेक्निकली एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक पुल बैक मूव आया है, वो भी बिना वॉल्यूम्स का सेल ऑफ है। सो आई थिंक ये पुल बैक मूव में लोअर लेवल से आज वापस रिकवरी देखी जा रही है। सो आई थिंक ये पुल बैक मूव जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से री एंट्री के लिए। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो खरीदारी करके जाए। 3730 के स्टॉप लॉस रखे और 3900 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। अब लेके आइए इंडिसेस और रणनीति। इट्स 22500 और बैंक निफ्टी पे करीब 48,034। अनुज, निफ्टी पे हमने ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी बैंक अभी अपने ऑल टाइम हाई से 501 अंक दूर है। आज एक्सपायरी डे था इसलिए वो गैप अप पर हमने सेल की व्यू लिया, बट क्लोज आ रहा है 22,500 के आसपास। अप्रोच क्या रहेगी इंडिसेस पर? देखिए मेरे इंडिसेस पर अप्रोच के लिए मैं एक बार दोनों के इंट्राडे चार्ट्स दिखा देता हूँ आपको। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, एक बार आप बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट लेकर आ जाइए जरा स्क्रीन पर। आई थिंक बहुत कुछ इसमें भी आपके लिए छुपा है अगर आप एक देखेंगे तो। और 2-3 बार से ये हो रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लोज बंद हो रहा है डे हाई के कंपेयर टू निफ्टी। मेरा व्यू ये है कि जो मेरे 3-4 दिन से भी व्यू रहा है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन को आप 100% कैरी करिए। और अब तो आपके पास एक अच्छा खासा कुशन होना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर आपने वो 3-4 दिन पहले से कैरी किया है तो निफ्टी में अगर आप अग्रेसिव हों और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तभी कैरी करें, ठीक है। लेकिन निफ्टी में भी वैसे कैरी बनता है, वैसे बनता है कैरी। आज का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑब्वियसली। बस एक चीज़ है इसमें, यहाँ पर कल पॉलिसी है और पॉलिसी से पहले नॉर्मली मेरा व्यू ये रहता है नॉर्मली कि एक बार के लिए स्क्वायर करके अलग हो जाइए, उसके बाद पॉलिसी जैसे ही ख़त्म हो
और अगर आपको किसी वजह से उसकी वजह से डिप मिल जाए और अगर वो बहुत कोई बड़ा रीज़न ना हो, वो एक फ्रेश एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा आपको, ठीक है। तो लेकिन मार्केट में स्विंग अच्छी रही है, ये पोजिशनली ये मार्केट अब तैयार है आगे के 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के टारगेट्स लगाने के लिए। तो उसी हिसाब से इस मार्केट को अप्रोच करिए और बड़ा पैसा बनाने की सोचिए अब, क्योंकि ये मार्केट उसके लिए तैयार है, उस मूव के लिए। इंडिसेस पे लॉन्ग कैरी बनता है, दोनों ही इंडिसेस पे करिए। ज़्यादा झुकाव निफ्टी बैंक की तरफ है, बट अमूमन पॉलिसी के दिन एक डिप आता है, उसमें एंट्री पाना वो एक ज़्यादा सही विकल्प होता है। ब्रेथ लेके आऊँगा, आई थिंक ये चौथा सेशन था इस सीरीज़ का। ब्रेथ को देखते हैं और 58 ब्रेथ में रोज़ कमी आ रही है। पहले था 128, देन 100, उसके बाद 88, नाउ इट्स 58, 13 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 87, लॉन्ग अनवाइंडिंग 22। स्क्रीन पे आएंगे पहली स्लाइड में आज के टॉप गेनर्स और लॉन्ग। इप्का लैब, शिल्पा जी की पसंद इप्का लैब 4%, 4.5% ऊपर। वेदांता स्ट्रॉन्ग मूव, बंधन बैंक, कोफोज, मिड कैप आईटी में स्ट्रॉन्ग सेशन। और सबसे नीचे जो लगा हुआ है पायदान जो स्टॉक HDFC बैंक, स्टार ऑफ द डे। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आएगी शॉर्ट कवरिंग की स्लाइड, सिटी यूनियन बैंक, आयशर मोटर्स, मुथूट फाइनेंस, हिंदुस्तान कॉपर और साथ ही साथ बजाज ऑटो। इनमें स्ट्रॉन्ग मूव था थैंक्स टू शॉर्ट कवरिंग। थर्ड स्लाइड है डाबर की, शॉर्ट बिल्डअप, अभी कुछ देर पहले अनुज ने इसका उल्लेख भी किया था। सिंक होता हुआ कोलगेट और HPCL, इंडिया मार्ट और ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, इसमें ग्रैनुअल्स है, फार्मा स्पेस में, मेटल्स में सेल, वोडाफोन आइडिया, HL और सिप्ला जैसे कुछ काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ जो कि एक अच्छा अपने साथ लॉन्ग कैरी कर रहे हैं कल के सेशन के लिए। एक बार आप लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे एक्साइड। सुबह सुबह मेरे ख्याल से प्रकाश सर ने इस पर बातचीत भी की थी। प्रकाश सर एक बार एक्साइड पे व्यू दीजिएगा अपना 320 पे। मेरे ख्याल से शायद आपने सुबह टिप्पणी की थी, माफ़ी चाहूँगा अगर सही ना हो मेरा मेरा प्रयास, बट 320-60 पे क्या लोअर ट्रैजेक्टरी से अच्छी तरीके से निकल रहा है? कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? नॉट एग्जैक्टली अभी, कल सुबह के लिए भी आई थिंक अप मोड में तो है, बाय मोड पर है। जो सेटअप था हमारा, सेटअप अब भी बरकरार है। हाँ, अप मूव मिला, अगर 325 के आसपास गया, वहां थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन बाय मोड पर अब भी है क्योंकि कल का जो क्लोज था उससे हायर चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट 330 टारगेट्स होंगे, टॉप होगा 315 का, एक्साइड स्टिल बाय। अच्छा, आज बैन में कुछ ज़्यादा अपडेट है नहीं, ना कोई फ्रेश एंट्री ना कोई एग्जिट के सीन लग रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। वैसे मिड कैप इंडेक्स रेड में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन और करीब 12-13 मिनट बचे हैं। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में गिरावट आई है। आई थिंक जो जिस तरीके से क्रूड लगातार वन वे बढ़ रहा है, अब मार्केट को थोड़ा रिस्क लग रहा है कि स्पेशली इलेक्शन वाले एनवायरनमेंट में क्या 2-3 महीने में बड़ा एक मार्केटिंग लॉस बिल्डअप हो जाएगा इन कंपनियों के लिए, जो शायद इवन पोस्ट इलेक्शन थोड़ा सा टाइम लगेगा जिसको कॉम्पनसेट करने में। ये शायद एक रिस्क है यहाँ पर। लेकिन कोई ट्रेड ओपन हो रहा है क्या यहाँ पर शिल्पा जी, HPCL, BPCL किसी भी स्टॉक में? जी, यहाँ पे अगर हम लोग ऑयल एंड गैस की बात करेंगे तो सारे काउंटर जो है वो सबसे अपसाइड में एक रैली में तो है, लेकिन मुझे यहाँ पे BPCL ज्यादा बेटर लग रहा है। BPCL मुझे लगता है यहाँ पे 650, 660 के लिए ये सीरीज में एक बार तो एक अप्रोच लेगा। यहाँ पे बार बार एक 610 तक आते हैं, इसमें सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन जैसे ही 610 के ऊपर सस्टेन करेगा, मुझे लगता है 650 के लेवल्स डेफिनेटली आएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच। 610 जैसे ही क्रॉस कर आप इसमें डेफिनेटली बाय ले सकते हैं। प्रशांत, फाइनली टाइटन को कैरी करें क्या आप? और 3798 के आसपास ये क्लोज आता हुआ और चार्टी के लिए बहुत अच्छा है। आपने बाय कॉल भी दिया है। मतलब मैं सिर्फ डे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये पूरी की पूरी 3 महीने की चैनल हायर जोन पे जो कि परसिस्ट करेगा मेरे ख्याल से 3820 पर अगर काट जाए, तो पोजीशन क्या है इस मंथ के लिए, अप्रैल की सीरीज के लिए? जी बिल्कुल, वीरू जी कैरी तो करना चाहिए, और जैसे ही ये 3825-30 के जोन को पार कर देगा, तो मुझे लग रहा है वहां से आपको कंफर्टेबली 3900 तक के लेवल मिलने चाहिए, 3890, 3900। तो मेरे हिसाब से पोजिशनली इसको कैरी कीजिए, और अगर थोड़ा सा भी 3830 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मिल सकता है 3870 के आसपास। तो यहाँ से भी 90 पॉइंट दूर है, तो बिल्कुल इसको पोजिशनली कैरी करना चाहिए।
पोजिशन कैरी करना चाहिए 3800 के जोन को ऑलमोस्ट रोलिंग में यानी फ्यूचर्स में स्ट्राइक करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और अच्छा मूव दिया है इसने। पिछले लगभग आप समझ लीजिएगा कि 21 मार्च से लेकर अब तक बहुत एक अच्छी जर्नी तय करी है, फ्रॉम 100 डे एक्सपेंशन एवरेज टू आई थिंक ऑलमोस्ट 3800 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ। और एक बार जाते जाते आप यूपीएल फिर लेके जाइएगा, एक क्लियर मैसेज। अभी कुछ देर पहले हमने आई थिंक विवेक से बातचीत भी की थी इस पर। मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? मतलब अभी तो नहीं, मैं किसी BTST ट्रेड का उल्लेख तो नहीं कर रहा हूँ, बट 493 पे जो आपने जो इस पर एक लॉन्ग का व्यू लिया था, उसमें क्या 100 डेमा की पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, जो कि करीब करीब 525 की ट्रजेक्टरी में प्लेस्ड है? और मुझे याद है 7 फरवरी को ये ब्रेकडाउन हुआ था, वो प्राइस था 532 का, जब फाइनल क्रैक था इसमें, जब इसने 27 अक्टूबर के लो को भी तोड़ा था। बिल्कुल, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि पोजिशनल बेसिस पे 520 पहले और शायद उसके ऊपर 540 तक के भाव भी आपको यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, बड़ा क्रैक था, तो रिकवरी भी उसी तरह की देखने को मिलेगी। तो आप कम से कम 520 रुपए के तो पोजिशनल बेसिस पे टारगेट बिल्कुल सेट कर सकते हैं, और अगर 520 के टारगेट सेट करके आप एक पोजीशन लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉसेस आपके 479 के नीचे रहेंगे। जी, यूपीएल मानस ने ही कॉल दी थी, उस पर एक सेकेंड व्यू थॉट में दे रहा था, और अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रजेक्टरी में आके खड़ा हुआ है। कैश की कुछ अगर आप स्टॉक्स को देखें तो मेरी स्क्रीन पे भी कुछ देर पहले जोमेटो अपीयर हुआ था 186.80। जोमेटो का ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। जी हाँ, इंटरडे बेसिस पे ये 27 मार्च को एक स्विंग लेके आया था 189.40 तक का, उसके बाद अगेन 1 अप्रैल को एक स्विंग लगाया इसने 188.70 तक का, बट क्लोज नहीं हुआ। बट आज का क्लोज 186.85 पे। अनुज, जोमेटो 60 का 120, 120 का 180, ये भी गजब स्टोरी रही है। ज़बरदस्त स्टोरी रही है, ज़बरदस्त स्टोरी रही है वीरू। और इसमें मैं एक चीज़ आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी किसी स्टॉक पर आपको परमा बुल या परमा बेयर नहीं होना चाहिए। हम जोमेटो पर काफ़ी बेरिश थे, काफ़ी हमारा व्यू था नेगेटिव था, और लगातार वेल डॉक्यूमेंटेड नेगेटिव व्यू था जोमेटो को। जोमेटो ने लेकिन उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें की, प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया। उसके बाद जोमेटो में जो लगातार दनादन ब्लॉक डील हुई, उसको मार्केट ने हाथों हाथ एब्जॉर्ब किया। और जब मार्केट का वर्डिक्ट आ गया कि वाकई में मार्केट ने उस चीज़ को सराहा है, तो हमारा व्यू उस हिसाब से पॉजिटिव हो गया। आई थिंक करीब 95-96 से हम पॉजिटिव रहे हैं जोमेटो पर। और ये कल भी बात हो रही थी स्टॉक पर कि शायद अभी 200 तक तो जाएगा। कल राहुल से भी बात हो रही थी, ये वैसे भी IPL चल रहा है, जितना ऑर्डर इन हो रहा है यहाँ पर। कल रात को मैच के बीच में मेरी बेटी कहती है कि वो मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है, डिनर हो चुका था लेकिन उसको आइसक्रीम खाने का मन था, तो क्या करें, तुरंत जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर कर दिया। तो ये चीज़ें मतलब क्लियरली आपको ये बिज़नेस में ऐड करती हैं। ऑब्वियसली मैं खुद आजकल वो या तो इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट यूज़ करता हूँ दिन में 2 बार। तो ऑब्वियसली मतलब बिज़नेस तो अच्छा चल ही रहा है यहाँ पर, और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस। देखिए, प्राइमरी मार्केट में जब आप होते हैं ना, जब आप अनलिस्टेड मार्केट में होते हैं ना, ये सब चीज़ें चल जाती हैं कि हमारा GMB ये है, हमारा ये है। लिस्टेड मार्केट में जब आप होते हैं ना, लिस्टेड मार्केट आपको बता देता है कि क्या चाहिए उसको। लिस्टेड मार्केट ने अच्छे लोगों को सिखा दिया कि आपको किस तरीके की बात करनी है और किस चीज़ पर फोकस करना है। वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट दिखाइए अगर लिस्टेड मार्केट में रहना है तो। जोमेटो 186.90 ऑल टाइम हाई क्लोज। इस पर एक प्राइस पोजीशन लेते हैं, और ये लेंगे हम प्रशांत से। प्रशांत, कैश का स्टॉक है, ऑल टाइम हाई क्लोज, बट टेक्निकल पैरामीटर्स पे जब आप इसे रीड करते हैं, डिलीवरी किसी के पास है, तो अब नए टारगेट्स क्या खुल रहे हैं इस पे ऑल टाइम हाई क्लोज पे? जी वीरू जी, पहले तो इसमें पोजिशनली लॉन्ग रहने की रिकमेंडेशन होगी, और टारगेट आपको रखना होगा 220-220 का। मुझे लग रहा है ये एक स्लो और कंफर्टेबल मूवर है, कभी भी कोई डिप आती है इसको ऐड करना चाहिए। ओवरऑल टेक्सचर अब डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का हो चुका है, एंड रेडी फॉर 200-220 के लेवल कंफर्टेबली। जी हाँ, जोमेटो 186.90 पर मेरी आई थिंक जो कैश के स्टॉक्स की जो श्रेणी है उसमें इस वक्त सबसे ऊपर अपीयर होता हुआ। फिर आप एक बार लेके आइएगा वेदांता को, और मतलब वो स्टॉक जो अपने लिए अपने साथ कल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैरी कर रहे हैं। वेदांता को डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। मेरे ख्याल से अभी इस पर किसी ने कॉल ट्रेड कैरी नहीं किया है, और वेदांता
311 पे 50 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और याद रखिएगा ये 20 फरवरी के बाद 2023 के बाद कब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज है, सबसे हाईएस्ट क्लोज है और बहुत ही क्लियर चार्ट है। रुचित, आपका टेक 311.60 पे वेदांता पे? ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं, जब से ये 290 का प्रीवियस स्विंग हाई निकाला है तो फॉलोअप मूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हो रहा है। सो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है और जस्ट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 318 से 320 तक के लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये मीनवाइल देखिए, जो हमने बात की थी कि एक बार बैंक निफ्टी इंटरडे लेकर आइए वीरू। हमारी बात ये हुई थी कि बैंक निफ्टी में आप 100% चाहें तो लॉन्ग कैरी करिए और आई थिंक वहाँ से करीब 80-100 पॉइंट और जुड़ गए हैं बैंक निफ्टी में और अब हम डे हाई के काफ़ी करीब हैं। आई थिंक डे हाई 48,250 था, हम 48,125 पर तो पहुँच गए हैं ऑलरेडी। तो लोअर लेवल से शानदार रिकवरी फिर से आई बैंक निफ्टी में। निफ्टी भी उस 3 PM मूव में एक बार 22,500 के नीचे चला गया था, लेकिन अब वापस 22,550 पर। तो निफ्टी में भी एक करीब 50-60 पॉइंट के स्विंग आपको देखने को मिली है। अगेन ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट में डिप्स बाय करने पर। ट्रेंडिंग मार्केट में आप डिप्स बाय करेंगे ना, रीज़न कोई भी आ जाएगा लेकिन वो आपको पैसा बना के देगा बेसिकली। जैम और ट्रेंड जिस प्रकार का था ये आपको मालूम ही है। आज बाजार ने अच्छे डिप्स दिए और रीजनेबल पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग आई, डिप भी मिले और डिप्स से अगर आप देखें अच्छा रिवॉर्ड। याद रखिएगा हम ऑल टाइम हाई पर तो नहीं, बट मतलब क्लोजिंग बेसिस पे इट विल बी एन ऑल टाइम हाई, बट इंट्राडे बेसिस पे आज सुबह ऑलमोस्ट 619 का हाई लगा। और मैं एक दो स्टॉक्स का जो जिक्र कर रहा था कि जो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं, वो M&M की बात हुई थी और वो कॉल की बात हुई थी। M&M आज अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पर जाके क्लोज होता हुआ, तो कितने सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोज होते हुए। UPL को देखिए क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया इसने, बंधन, इप्का लैब, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, पूरे IT में स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, बट एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी ये जो क्लोज होगा 22,552 पे, याद रखिएगा ये इसका अब तक का क्लोजिंग बेसिस पे शिखर होगा। और एक और चीज़, आज की लोअर शेयरों को रीड कीजिएगा टेक्निकल से, जब आप थोड़े बहुत समझते हैं लोअर शेयरों यानी प्राइस कितनी वाइल्ड तरीके से नीचे गया। आज का लो 10 डेमा था, छुआ और उसके बाद डे हाई के आसपास जाके हम क्लोज होने की तैयारी करते हुए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 48,120, यानी इसकी जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है इट्स 48,616,626 मेरे ख्याल से, और करीब 500 अंक ही दूर रह गए हैं। मेरे ख्याल से 500 अंकों से भी कम हम मात्र दूर रह गए हैं। वो अच्छा मूव दिया इसने। और आज हल्का सा अगर आप देखें जिस पे दबाव था वो था FMCG स्पेस, OMC स्पेस, डायग्नोस्टिक स्टॉक, बट आज का सेशन कंप्लीटली बिलोंग करता है जिस स्टॉक को, दैट्स HDFC बैंक। लेके आइएगा। बस एक दो गुंजाइश इस बाज़ार में ऐसी रह गई थी कि एक रिलायंस नहीं चला, अदरवाइज ये शायद सेटअप बहुत अच्छा होता। HDFC बैंक 1528 पे क्लोज होता हुआ ऑलमोस्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1531 को टेस्ट करने को तैयार है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को बड़ी वॉल पे देखते हैं। ऐतिहासिक ओपनिंग थी, ऐतिहासिक क्लोजिंग है स्क्रीन पर। अनुज, ऐतिहासिक क्लोजिंग है वीरू, ऐतिहासिक सही मायने में, क्योंकि पहली बार हम 22,500 के ऊपर बंद होने जा रहे हैं। इंट्राडे में हमने जरूर वो लेवल्स क्रॉस किए थे, लेकिन आज की क्लोज पहली बार 22,500 के ऊपर है, 22,546 पर, मतलब बहुत साफ है एक अप ट्रेंडिंग मार्केट तैयार है अब नए लेवल्स क्रॉस करने के लिए। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट ऊपर 48,120 पर, और निफ्टी IT 400 पॉइंट ऊपर यानी करीब 1%, 35,400 के ऊपर। मिड कैप इंडेक्स ने आज हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, सिर्फ 33 पॉइंट्स ऊपर था। स्मॉल कैप हालांकि ज़्यादा अच्छा था, 0.5% ऊपर था स्मॉल कैप। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 2:1 का था, ठीक ठाक था। एक बार जरा सेक्टोरल ब्रेथ देखते हैं कि क्या रही सेक्टोरल ब्रेथ। अच्छा, ये थोड़ा सा आज सुबह के मुकाबले डिफरेंट हुई, क्योंकि सुबह सब कुछ ग्रीन में था, लेकिन निफ्टी बैंक ने लीड किया 1% के मूव के साथ। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 1% ऊपर रहा। आज थोड़ा PSU बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग आई, PSUs में ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग आई। रिलायंस की वजह से और ऑयल एंड गैस जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल एंड गैस इंडेक्स पे थोड़ा प्रेशर आया। IT इंडेक्स में अच्छी बढ़त थी आज। FMCG थोड़ा सा वीक था, डाबर का इंपैक्ट रहा होगा यहाँ पर, और मेटल्स मोर और लेस आज फ्लैट ही था ट्रेड में। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं, क्लोजिंग बेसिस पर क्या हीट मैप रहा एक बार वो देख लेते हैं। निफ्टी का सबसे ऊपर HDFC बैंक, ये आज का स्टार बेसिकली, 3% ऊपर HDFC बैंक। उसके बाद टाइटन करीब 3800 की तरफ बढ़ता हुआ, टेक महिंद्रा
आइशर मोटर्स, एशियन पेंट्स में फाइनली रिकवरी आई, डिवीज लैब्स, कोटक, एनटीपीसी, ये कुछ और स्टॉक्स कुछ गड़बड़ है। ये टाइटन 2 बार आ रहा है, ये टाइटन नहीं है, ये कुछ और स्टॉक होगा। ये इसको ठीक करा देते हैं, इसको ठीक कराइएगा ज़रा। लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज गेंस रहे बेसिकली। एक तो लूजर्स थे स्क्रीन पर, अगर एक बार चलिए निफ्टी लूजर्स दिखा लेते हैं, अगर वो हीट मैप ठीक नहीं आ रहा है तो उससे पता चल जाएगा। वैसे ज़्यादा आज लूजर्स का मामला था नहीं, आज ज़्यादा मामला गेनर्स का ही था। तो करीब 109 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय बंद हुआ था। चलिए दोनों की दोनों टीम्स लेकर आते हैं आज सुबह की जो टीम्स थी आशीष और नीरज की। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत नीरज की टीम के साथ करते हैं। वेदांता, जी पावर, अनमोल और कोफोज यहाँ पर अच्छे गेंस रहे। अब आशीष की टीम लेकर आइए। आशीष की टीम से जो आउट परफॉर्मेंस रहे, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 10% ऊपर रहा, केईसी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और HCL इन्फो सिस्टम्स यहाँ पर भी गेंस रहे। वीरू जी हाँ, तो ये दोनों टीम्स थीं और एक बार फिर से CNBC आवाज़ को ये आंकड़े देने के लिए आप सभी दर्शकों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया। और बेहद खूबसूरत दिन था ये। थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ऐतिहासिक थी, ऑल टाइम हाई लगा और हमारे लिए ये दिन और भी अच्छा था। आपका और हमारा प्रेम बना रहा और ये आंकड़े वाकई अनुज हमको उत्साह देते हैं। 100% वीरू। वैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, आपने गलती से बैंक निफ्टी बोल दिया, लेकिन फिर भी खैर काफ़ी सॉरी नहीं कोई नहीं, अच्छा दिन रहा। और बस कल मिलेंगे फिर वीरू सबके साथ। और एक वीकेंड भी है कल, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो बहुत कुछ लाइन अप है कल। हाँ बिल्कुल, शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात इस पूरे पैनल की। अनुज, मैं, हर्षता, नीरज जी और आशीष, तब तक के लिए नमस्कार।